हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे आई एम स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर ऑफ द नर्सिंग फाउंडेशन एंड जिसका नाम है मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड द लाइनिंग। ओके, तो ये जो लेक्चर होने वाला है, इस यूनिट का जो है पूरा कंप्लीट लेक्चर होने वाला है। मींस ये वन शॉट लेक्चर है। इस चैप्टर को हम लोग पूरे तरीके से जो है आज के लेक्चर में ही खत्म करने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? बेसिक है। और ये जो है तुम्हारे लाइफ में बहुत ही योगदान देने वाला है। अगर तुम बिगिनर हो, अगर जब तुम हॉस्पिटल जाते हो तो वहां पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को नहीं पहचान पाते हो, ये क्या है, इसका रोल क्या है, इस पार्टिकुलर इक्विपमेंट का जो है मकसद क्या है, किस तरीके से उसका केयर करते हैं, किस तरीके से उसको क्लीन करते हैं, किस तरीके से उसका मेंटेनेंस करते हैं, इस सभी चीज के बारे में तुमको जरा सा भी पता नहीं होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को देखने वाले हैं, उसके पिक्चर्स को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं उसका रोल क्या होता है, उसका मेंटेनेंस किस तरीके से करते हैं। और ये लेक्चर जो है एक फाउंडेशन बनाने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। ओके, तो लेक्चर को आराम से बैठ के देखना है, सुनना है, समझना है, एंड जो भी पिक्चर्स यहां पर तुमको दिखाई देंगे उसको दिमाग में बैठा करके जो है उसी समय याद कर लेना है। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत हल्का हल्का सा सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन है और उसी को तुम्हें दिमाग में रखना होता है क्योंकि ये तुम्हारे फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड लाइनन। मशीनरी इक्विपमेंट्स का मतलब होता है वैसे सामान, वैसे मशीनरी सामान जो कि जो है हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। एंड लाइनन का मतलब क्या होता है? लाइनन का मतलब होता है कपड़ा, गद्दा, जो भी वैसे क्लोथ जो कि जो है हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं, चाहे वो बेड में बिछाने के लिए हो, चाहे वो पर्दा हो, चाहे वो जो है कुर्सी में रखा गया हो, किसी भी टाइप का जो कपड़ा होता है दैट इज कॉल्ड द लाइनन। ओके, तो हम लोग मशीनरी इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे एंड लाइनन के बारे में जानेंगे कि ऐसा कौन कौन सा लाइनन है जिसका जो है हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए सबसे फर्स्ट लाइन में चलते हैं और यहां पर सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है वन शॉट टॉपिक होने वाला है। पहला है कि हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और बिगिनर के रूप में तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम नहीं जानना चाहते हो तुम स्किप कर सकते हो, यहां पर जो है चैप्टर बना हुआ होगा। ओके, बट तुमको देख लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल मटेरियल एंड इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे कि आखिर जो है हॉस्पिटल मटेरियल क्या होता है, इक्विपमेंट्स क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल, जो भी हॉस्पिटल्स में मटेरियल्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ओके, उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। जितने भी इक्विपमेंट्स है उसको जो है अलग अलग तरीके से बांटा गया है, कोई रबर का है, कोई प्लास्टिक का है, कोई जो है मेटल्स का है, तो कितने तरीके से जो है उसको जो है विभाजित किया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल में जो है कितने तरह के मटेरियल यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि केयर ऑफ रबर गुड्स। रबर गुड्स का मतलब होता है जो हॉस्पिटल है वहां पर रबर के सामान कितने होते हैं, रबर के इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं, उन सभी के पिक्चर्स को हम लोग देखेंगे। ओके, ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका जो है बनावट जो है वो रबर से बना होता है और उसका हम लोग यूज करते हैं, फिर उसका केयर किस तरीके से करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे लाइनन के बारे में, केयर ऑफ हॉस्पिटल लाइनन। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे केयर ऑफ स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंट्स। जो हॉस्पिटल में जो है जो भी स्टेनलेस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी स्टील के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, उसका केयर किस तरीके से करते हैं और उसके पिक्चर को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिर यहां पर आता है केयर ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक पे चलता है। ठीक है, वैसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि बैटरी से चल रहा हो या फिर इलेक्ट्रिक से चल रहा हो उसको हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखेंगे, फिर उसको केयर किस तरीके से करते हैं, उसका क्या मेथड्स होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक आइटम्स के बारे में, जो भी हॉस्पिटल में प्लास्टिक्स के आइटम्स होते हैं और उसका केयर किस तरीके से करना होता है। फिर हम लोग बात करेंगे फर्नीचर्स के बारे में, हॉस्पिटल में कौन कौन से फर्नीचर्स देखने को मिलते हैं। ये जो है सिर्फ इतना भी इजी नहीं है कि तुम जो है बस देखे और समझ गए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के फर्नीचर्स होते हैं, सभी को जानना होता है कि हाँ इस पार्टिकुलर फर्नीचर का रोल क्या है, आखिर इस पार्टिकुलर फर्नीचर का जो है बनावट इस तरीके से क्यों रखा गया है ताकि जो है यहां पर पेशेंट को सुविधा हो सके, तो उसका नाम क्या है, उसका केयर किस तरीके से करना होता है, इन सभी चीज के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है।
ओके, तो ये जो लेक्चर है ये तुम्हें एक अच्छा फाउंडेशन देगा, बेसिक बताएगा हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के बारे में, और वहां पर जो जो भी चीज जो है इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसके नाम, उसके फीचर्स के बारे में। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एक एक करके जो है टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जो कि हल्का हल्का है, बट तुम बिगिनर हो, तुमको पता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या है मेडिकल डिवाइस। मेडिकल डिवाइस क्या होता है, नाम सुन के तुमको बहुत ही हल्का सा लग रहा होगा। डिवाइस जिसका जो है हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज को आसान करने में, और वही डिवाइस जो है अगर मेडिकल में यूज हो जाए दैट इज कॉल्ड द मेडिकल डिवाइस। लेकिन अगर हम लोग इसको डेफिनेशन करेंगे तो यहां पर दिया गया है एनी इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई भी यंत्र या फिर ऐसा कोई भी टूल, मशीन और एपरेटस यूज्ड इन द हेल्थ केयर। कोई भी ऐसा मशीन, कोई भी ऐसा टूल्स, कोई भी ऐसा एपरेटस जो कि जो है हेल्थ केयर में यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड द मेडिकल डिवाइस। ओके, अब यहां तक जो है हम लोग इसको लिख के नहीं छोड़ सकते हैं। फिर यहां पे आता है हेल्प इन द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है डिजीज के प्रिवेंशन में, बचाव में, डायग्नोसिस में मींस यहां पर हम लोग जांच परख कर सकते हैं, मॉनिटरिंग में मींस यहां पर हम लोग जो है निरीक्षण कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में जिसके माध्यम से हम लोग इलाज कर सकते हैं। ओके, हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, मेडिकल में यूज हो रहा है, तो यूज तो इसी समय होना है। यहां पर हम लोग जो है खेत जाके जुताई तो नहीं करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है एल्सो यूज इन द मेजर, रिस्टोर, करेक्ट और मॉडिफाई बॉडी फंक्शन। अगर किसी भी इंसान के बॉडी फंक्शंस को मेजर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाए, दैट्स ऑल आर कॉल्ड द मेडिकल डिवाइसेस। अब जैसे हो गया बीपी ऑपरेटर, जैसे जो है हम लोग बीपी चेक करते हैं, थर्मोमीटर जहां से हम लोग टेम्परेचर को चेक करते हैं, ईसीजी मशीन हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखते हैं, तो इन सभी जो मशीन है इस सभी को हम लोग बोलते हैं मेडिकल डिवाइस। ओके, बहुत ही बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान से पढ़ना है। नेक्स्ट है मेडिकल इक्विपमेंट्स क्या होता है, मेडिकल डिवाइस के बारे में जानना। अब यहां पर है मेडिकल इक्विपमेंट, यहां पर कहा गया डिवाइस स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन। ऐसा डिवाइस जो कि स्पेशली तरीके से जो है यूज किया जाता है डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, जांच करना। अगर हम किसी का ब्लड का जांच कर रहे हैं, यूरिन का जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कौन सा बीमारी है, इट इज कॉल्ड द डायग्नोसिस। या फिर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या फिर रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, हमें जो है उसको सुधार करके जो है फिर से समाज में जाके रखना है। ओके, फिर यहां पर कहा जा रहा है कैन वर्क एलोन और विद कंज्यूमेबल एसेसरीज। या तो जो है वो अकेले वर्क हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर जो है उसको जो है और एक्स्ट्रा चीज चाहिए क्या करने के लिए, काम करने के लिए। जैसे एग्जांपल्स में हो गया एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर्स एंड इन्फ्यूजन पंप्स। तो बहुत में जो है मशीन तो होते हैं, फिर उसमें जो है ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिक को जोड़ा जाता है, अलग अलग चीज को जोड़ा जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है उसका नाम है सेफ्टी इंस्पेक्शन। क्या है सेफ्टी इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, यहां पर जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि हमें निरीक्षण करना है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना, देख रेख करना। तो यहां पर इसका डेफिनेशन कहा गया डन टू एंश्योर द डिवाइस इज मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली सेफ फॉर पेशेंट यूज। ये डिवाइस जो हम लोग यूज कर रहे हैं क्या वो पेशेंट के लिए सेफ है या फिर नहीं है। मैकेनिकली तरीके से मीन जो है उससे जो है हमें चोट घाट ना लग जाए, हमें जो है इलेक्ट्रिक का शॉक ना लग जाए, तो ये सब चीज जो है हम लोग जांच परख करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेफ्टी इंस्पेक्शन। ओके, मींस वो डिवाइस सेफ है या फिर नहीं है। फिर यहां पे कहा जा रहा है इंक्लूड चेक्स फॉर रेडिएशन लीकेज, गैस लीक एंड केमिकल हजार्ड्स। हमें ये भी चेक करने हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं उससे रेडिएशन लीक नहीं होना चाहिए, उससे गैस लीक नहीं होना चाहिए, उससे केमिकल हजार्ड्स नहीं होने चाहिए, केमिकल कुछ ना निकल जाए जिसके माध्यम से जो है लोगों को परेशानी हो जाए। ये सब चीज का चेक करना दैट्स कमिंग अंडर द सेफ्टी इंस्पेक्शन, हम लोग जांच परख कर रहे हैं। फिर यहां पर आता है हेल्प अवॉइड एक्सीडेंट एंड इंश्योर सेफ्टी। इससे क्या होता है, हम लोग सेफ्टी का ध्यान रख पाते हैं, हम लोग एक्सीडेंट से बच पाते हैं। ओके, तो जब भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं या फिर किसी तरीके का इंस्पेक्शन करते हैं तो वहां पर हम लोग इस सब चीज का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट यहां पर आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ, निरीक्षण करना। अब ये क्या होता है कि रेगुलरली शेड्यूल इवैल्यूएशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। रोज रोज जो है आकर के जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स को देखा जाता है कि ये इक्विपमेंट सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, और ये जरूरी भी होता है। मान लेते हैं कि इक्विपमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है और उस समय जो है
तुरंत उस इक्विपमेंट का यूज करना है। लेकिन जब उसको लेके आए हैं इक्विपमेंट्स को, वो काम नहीं कर रहा है, तो उस समय क्या होगा? उस समय पेशेंट का जान ही तो जाएगा, है ना? तो इसलिए जो है इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। इंश्योर करना होता है कि मशीन इज फंक्शनिंग एक्यूरेटली, रिलिएबली एंड सेफली। जो मशीन है वो सही तरीके से काम कर रहा हो, रिलिएबल तरीके से काम कर रहा हो, सेफली तरीके से काम कर रहा हो, इसलिए इंस्पेक्शन जरूरी होता है। फिर इसमें इंक्लूड्स हो सकते हैं कैलिब्रेशन चेक्स, मीन होता है अगर किसी का हाइट हम लोग को चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, बीपी चेक करना है, दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द कैलिब्रेशन चेक। फिर किसी का परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए, क्लीनिंग वेरिफिकेशन के लिए जो है ये इंस्पेक्शन जरूरी होते हैं। तो इस वर्ड का यही मतलब होता है कि अच्छे तरीके से जो है मशीन का जांच परख करना। ठीक, अब यहां पर जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है उसका नाम है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है? अब यहां पर हम लोग तीन वर्ड्स को देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है ए न्यू मेडिकल प्रॉब्लम्स दैट अपीयर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, जब हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब हम लोग पेशेंट का सर्जरी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का जो है डायग्नोसिस कर रहे हैं, अगर उस समय जो है कोई एक नया प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है, हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, उस समय जो है कुछ चीजें बिगड़ जाए और उस समय जो है एक न्यू जो है प्रॉब्लम्स आ जाए, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लिकेशन। एकदम ध्यान से दिमाग में रखना है, अभी तक कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अभी तक प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे, ट्रीटमेंट के दौरान जो है एक नया प्रॉब्लम्स आ गया है, इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लिकेशन। और ये क्या करता है? मेक द कंडीशन रोज एंड यूजुअली इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ द हॉस्पिटल स्टे। इस कारण से क्या होगा? कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएंगे और यहां पर पेशेंट को जो है और ज्यादा लंबे समय तक जो है हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर ये कहा गया कॉम्प्लिकेशन। यहां पर हम लोगों ने सिंपल तरीके से समझा कि अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और ट्रीटमेंट के दौरान जो है अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम्स आ जाता है, इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लिकेशन। और एग्जांपल में है इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी। ठीक है, सर्जरी कर दिया पेशेंट को, लेकिन सर्जरी के बाद जो है उसको इन्फेक्शन हो जाता है, तो यहां पर जो है वो एक नया कॉम्प्लिकेशन आ गया। एक और यहां पे वर्ड देखने को मिलता है जिसका नाम है कोमोर्बिड कंडीशन। कोमोर्बिड कंडीशन का मतलब क्या होता है? ए हेल्थ कंडीशन ऑलरेडी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, एक ऐसा कंडीशन जो कि पेशेंट के साथ ऑलरेडी है, लेकिन वो इलाज कराने के लिए दूसरे कंडीशन का आया है। ठीक है, जैसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में कहा गया है ए डायबिटिक पेशेंट एडमिटेड फॉर निमोनिया। एक इंसान है जो कि निमोनिया का इलाज करवाने आया है। किसका इलाज करवाने आया है? निमोनिया का इलाज करवाने आया है, लेकिन उसको ऑलरेडी क्या है? डायबिटीज भी है ना? तो यहां पर कहा जाएगा उसको कोमोर्बिड कंडीशन। और इंक्रीज हॉस्पिटल स्टे एंड इफेक्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग। क्या होता है? जब हम लोग जो है उसको ट्रीटमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि हाँ उस इंसान को डायबिटीज भी है, हमें डायबिटीज को कंट्रोल करके भी रखना होगा। इट इज कॉल्ड द कोमोर्बिड कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट जो एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है कोमोर्बिडिटी। इसी से मिलता जुलता वर्ड है जिसका नाम है कोमोर्बिडिटी। इसका मतलब क्या होता है? ए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मींस एक ऐसा डिजीज दैट मेक्स ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी डायग्नोसिस मोर कॉम्प्लेक्स। एक ऐसा डिजीज जो कि ऑलरेडी उसके बॉडी में है, हमने कोई दूसरे डिजीज के लिए इलाज करवाने आया है, लेकिन उस पार्टिकुलर डिजीज के डायग्नोसिस में जो है ये बहुत बड़ा जो है बाधक बन रहा है। ओके, जैसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर कहा गया है हार्ट डिजीज इन ए पेशेंट एडमिटेड फॉर स्ट्रोक। एक हार्ट डिजीज का पेशेंट ऑलरेडी है, अब उसको स्ट्रोक आया है, हार्ट अटैक आया है, अब वो जो है हॉस्पिटल में आया है कि सर मेरे को हार्ट अटैक हो गया। उसके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन वो इंसान को ऑलरेडी हार्ट डिजीज है। इट इज कॉल्ड द कोमोर्बिडिटी। यहां पे क्या होता है? एक्सपेक्टेड टू प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे इन मोस्ट 75 पेशेंट। ठीक है, तो 75% से ज्यादा पेशेंट में जो है ऐसे में क्या होता है? हॉस्पिटल स्टे जो है ज्यादा लंबा करना पड़ सकता है, वहां पर ज्यादा लंबा समय तक रहना पड़ेगा। ओके, तो तीन वर्ड था कॉम्प्लिकेशन, कोमोर्बिड कंडीशन एंड कोमोर्बिडिटी, और इसको जो है तुम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर एक वर्ड और देखने को मिल रहा है जिसका नाम है क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस। क्या है? क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन फॉर डायग्नोसिस एंड मैनेजिंग डिजीज। क्या है? एक ऐसा स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन जो कि जो है ऊपर से बताया गया है, जो कि सरकार के द्वारा बताया गया है, जो कि WHO के द्वारा बताया गया है कि इसी तरीके से काम करने होते हैं फॉर डायग्नोसिस के लिए एंड मैनेजिंग डिजीज के लिए। किस तरीके से हमें जांच करना है और किस तरीके से डिजीज को मैनेज करना है। इट इज द क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। गाइडलाइन है एक जो है अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं।
ओके, क्रिएटेड बाय एक्सपर्ट ग्रुप, किसके द्वारा किया जाता है? एक्सपर्ट ग्रुप्स के द्वारा जो है ये क्रिएट किए जाते हैं। एग्जांपल में हो गया कार्डियोलॉजी एसोसिएशन, हर एक का एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट है हेल्प मेंटेन यूनिफॉर्म सेफ एंड इफेक्टिव पेशेंट केयर, इसके माध्यम से क्या होगा, जो भी पेशेंट को केयर दिया जा रहा है वो यूनिफॉर्मली तरीके से दिया जाएगा, हर एक पेशेंट को एक ही केयर मिलेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, सेफली तरीके से मिलेगा एंड इफेक्टिवली तरीके से मिलेगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस। अब यहां पर जो नेक्स्ट वर्ड देखने को मिल रहा है उसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा प्रोडक्ट है ना? द एक्सटेंट टू विच हेल्थ केयर सर्विस मीट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड सेफ इफेक्टिवली टाइमली एंड पेशेंट सेंटर्ड। जब भी जो है हेल्थ केयर में सर्विस दिया जा रहा है, जब भी हॉस्पिटल में सर्विस दिया जा रहा है, प्रोफेशनल तरीके से स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, सेफली इफेक्टिवली टाइमली एंड पेशेंट सेंटर्ड को रहते हुए अगर हम लोग जो है सर्विस दे रहे हैं, इट इज कॉल्ड द क्वालिटी। ठीक है, एंश्योर पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड गुड आउटकम। इससे क्या होता है? पेशेंट का सेटिस्फेक्शन अच्छा होता है कि नहीं, जो है मेरा इलाज जो है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है इसके बारे में तुम लोगों ने समझा। अब यहां पर जो नेक्स्ट आ रहा है वो वर्ड का नाम है क्वालिटी एश्योरेंस। अगर कोई कंपनी है, कोई संस्था है जो कि एश्योरेंस दे रहा है, हाँ इस पार्टिकुलर चीज का क्वालिटी अच्छा है, इट इज कॉल्ड द क्वालिटी एश्योरेंस। द एक्टिविटीज एम्ड टू डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग प्रॉब्लम्स इन केयर क्वालिटी। ठीक है, जो भी केयर का क्वालिटी है उसमें जो है हमें डिटेक्ट करना और प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने का प्रयास करना, इट इज कॉल्ड द क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, जो भी काम चल रहा है वो काम किस तरीके का हो रहा है, एक अच्छा क्वालिटी का हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वहां पर हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे या फिर वहां पर जो है जो भी प्रॉब्लम्स है उसको करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ओके, इट इज कॉल्ड द क्वालिटी एश्योरेंस। अब यहां पर आता है इंक्लूड पीयर रिव्यू। अब यहां पर क्या होता है, जो भी तुम्हारे साथी लोग हैं वो सब जो है रिव्यू देगा कि कैसा केयर मिल रहा है। रिकॉर्ड्स ऑडिट, जो भी रिकॉर्ड जो है लिखे जा रहे हैं उसको जांच किया जाएगा कि किस तरीके के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है। यूटिलाइजेशन रिव्यू क्या है, मींस जो है जो भी सामान का यूज किया जा रहा है उसका रिव्यू कैसा है। ये इंश्योर करता है केयर मीट्स प्रीसेट स्टैंडर्ड्स। क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि जो भी जो है यहां पर केयर दिए जा रहे हैं वो प्रीसेट स्टैंडर्ड से मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, एंड इंप्रूव ओवर टाइम, और समय के साथ साथ जो है धीरे धीरे क्या होता है, इसको इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ये है क्वालिटी एश्योरेंस, जहां पर जो है कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई जो एक ऐसा संस्था हो सकता है जो कि यहाँ पे एश्योर करेगा कि हाँ क्वालिटी जो है अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी केयर। हम लोग बात कर रहे हैं हॉस्पिटल का, तो वहां पर पेशेंट को केयर जो है कितनी अच्छी क्वालिटी से दिया जा रहा है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है 11th नंबर का क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी क्वालिटी है, जो भी क्वालिटी का केयर मिल रहा है उसको और इंप्रूवाइज करना, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करना। तो एक कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस टू इनहांस हेल्थ केयर क्वालिटीज। हेल्थ केयर का जो भी क्वालिटीज है उसको जो है लगातार जो है अच्छा बनाने का प्रयास करते रहना। क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ऑन गोइंग प्रोसेस है, मींस ये प्रोसेस जो है चलता ही रहता है। नेक्स्ट यहां पर आ रहा है कि फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग रूट कॉज। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, खोजते हैं एंड इंप्रूव करते हैं सिस्टम को। नोट ब्लेमिंग पीपल, हम लोग जो है लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, यहाँ का इंसान ही ऐसा है, ये पेशेंट ही बुरा है, ये अपने से काम ही नहीं करना चाहता है, हम लोग इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग पेशेंट को देखेंगे ऐसा क्या चीज किया जाए जिसके माध्यम से जो है इसको सुविधा मिल सकता है, कौन से कंफर्ट डिवाइस का यूज किया जाए जिसके माध्यम से जो है आसानी से इसको सुविधा मिल सकता है। और ये यूजर्स डाटा एंड फीडबैक टू अपग्रेड सर्विस। क्या होता है? इसके माध्यम से जो है डाटा एंड फीडबैक के माध्यम से हम लोग सर्विस को अपग्रेड करते हैं। जो भी डाटा हम लोग को देखने को मिला है, क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, कितना सुधार मिला है, कौन सा पार्टिकुलर पोजीशन से किसको राहत मिलता है, ये सभी चीज का डाटा होता है, फीडबैक होता है, उसके माध्यम से जो है हम लोग जो है क्वालिटीज को इंप्रूवाइज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट का जो है बहुत अच्छा एग्जांपल्स है। ओके, तो अभी तक जो है हम लोगों ने बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात किया जो कि इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हॉस्पिटल मटेरियल एंड इक्विपमेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्पिटल मटेरियल्स के बारे में एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है जो कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स आर द बेसिक एंड इसेंशियल टूल्स यूज्ड फॉर डेली पेशेंट केयर। क्या है? जो मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स है वही तो चीजें हैं जिसके माध्यम से हम लोग पेशेंट केयर दे सकते हैं।
ओके अगर थर्मोमीटर है, हमें जो है पेशेंट का टेम्परेचर जांच करना है, किससे करेंगे? थर्मोमीटर से करेंगे। अगर जो है हमें उसका बीपी चेक करना है, बीपी एपरेटस से करेंगे। या फिर जो है हमें उसे जो है ऑक्सीजन देना है, तो हमें जो है उसे ऑक्सीजन का मास्क लगाना होगा। ये सारी चीज क्या है? ये सारी चीज जो है इक्विपमेंट्स हैं। यहां पर बहुत सारे मशीन होते हैं, जैसे नेबुलाइजर हो गया। तो हर एक तरीके के मशीन के माध्यम से जो है हम लोग उसको ट्रीटमेंट देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नर्सेस हैव ए इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल हॉस्पिटल मटेरियल एंड इक्विपमेंट सेफ्टी एंड करेक्टली। ठीक है, नर्सेस का काम क्या होता है? जितने भी हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स हैं वो सभी नर्सेस के अंडर में होते हैं। अब नर्सेस का ही जो है मेन मकसद क्या होता है? उस सारे इक्विपमेंट्स को अच्छे तरीके से रखे, साफ सुथरे तरीके से रखे, सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसका भी देखरेख करना जो है नर्सेस का ही काम होता है। ओके तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जितने भी इक्विपमेंट्स हो गए, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना जो है नर्सेस का काम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है मेडिकल डिवाइसेस, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था। जो अब यहां पर सिंपल तरीके से कहा जा रहा है कि मेडिकल डिवाइस क्या है। ये जो है एक आर्टिकल है, इंस्ट्रूमेंट है, अपरेटस और मशीन है, जिसका यूज होता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में, डायग्नोसिस ऑफ इलनेस में, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में, एंड डिटेक्टिंग, मेजरिंग, रिस्टोरिंग, करेक्टिंग और मॉडिफाइंग बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ हेल्थ पर्पस। ठीक है, क्या था यहां पर? ये एक आर्टिकल्स हो सकता है, सामान हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, किसी भी तरीके का एपरेटस हो सकते हैं, किसी भी तरीके का मशीन हो सकता है, जिसका यूज जो है हमें डिजीज से प्रिवेंशन के लिए हो, है ना। अब ग्लव्स पहन रहे किस लिए? ताकि हमें इंफेक्शन ना हो जाए। डायग्नोसिस ऑफ इलनेस, क्या इलनेस है उसका, कौन से बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ है, ये सब जांच करने के लिए हो, ट्रीटमेंट करने के लिए हो, या फिर डिटेक्ट, मेजरिंग, रिस्टोरिंग, करेक्टिंग और मॉडिफाइंग बॉडी स्ट्रक्चर के लिए हो, ये सभी कहलाएंगे क्या? ये सभी कहलाएंगे मेडिकल डिवाइसेस। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिसका यूज किया जाता है? सबसे पहला मटेरियल होता है ड्रग्स एंड मेडिसिन। ठीक है, अब पेशेंट आया है, पेशेंट इलाज करवाया है, उसको क्या दोगे? उसको दोगे दवाइयां, तो वो कहलाता है ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो पहला होता है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ट्रीटमेंट करना, प्रिवेंशन करना डिजीज से, और डिजीज को कंट्रोल करने का प्रयास करना। ठीक है, ये सभी काम होता है ड्रग्स एंड मेडिसिन का। नेक्स्ट होता है सप्लाईज। सप्लाईज क्या होता है? आइटम यूज्ड डेली फॉर डायग्नोसिस एंड केयर। पेशेंट को केयर देना है, पेशेंट का जो है सिर जो है फूट गया है, यहां पर हाथ कट गया है, पैर कट गया है, इंफेक्शन हो गया है, ब्लड आ रहा है, तो वहां पर क्या यूज होंगे? वहां पर कॉटन यूज होंगे, वहां पर गॉज पीस यूज होंगे, वहां पर रोलर यूज होंगे, वहां पर सिरिंज होंगे यूज, निडल्स होंगे यूज, ताकि उसको जो है हम लोग इंजेक्शन दे सके। वहां पर लाइनेन यूज होंगे ताकि जो है उसे गद्दा में सुलाया जा सके, अच्छे से कंफर्ट डिवाइस दिया जा सके। इट्स ऑल आर द सप्लाईज। ओके ये हो गया सेकेंड नंबर सप्लाईज। थर्ड होता है इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स। यहां पर यूज होंगे फर्नीचर्स। फर्नीचर्स किस लिए? बैठने के लिए, उठने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, सभी फर्नीचर्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर यूज होंगे, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इक्विपमेंट्स लाइक एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन से हम लोग एक्सरे करेंगे, कहीं जो है बोन ब्रेक तो नहीं हो गया है, कहीं जो है मसल्स में जो है टेंडरनेस तो नहीं आ गया है, हर एक चीज को चेक करने के लिए। एंड नेक्स्ट होता है फैसिलिटीज, नॉन मूवेबल आइटम। ऐसे फैसिलिटीज जिसको मूव नहीं किया जा सकता है, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, जैसे हॉस्पिटल में हो गए लिफ्ट बहुत जरूरी होता है। जो इंसान चल नहीं पा रहा है उसको लिफ्ट से ले जाया जाएगा। वाटर टैंक्स ताकि जो है अच्छे से पानी मिल सके, टेलीफोन्स ताकि जो है अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन हो सके, ये सभी फैसिलिटीज होते हैं, नॉन मूवेबल आइटम्स होते हैं। ओके तो हॉस्पिटल में सिर्फ एक चीज नहीं होता है कि डॉक्टर्स बैठ गए, नर्स बैठ गए और काम चल रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। ड्रग्स एंड मेडिसिन जरूरी है तो सप्लाईज भी जरूरी है, और उसके साथ साथ इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट भी जरूरी है, उसका ख्याल रखना भी जरूरी है, फैसिलिटीज भी जरूरी है, एंड नॉन मूवेबल आइटम्स भी जरूरी है। अब बहुत सारे हॉस्पिटल जाओगे वहां पर लिफ्ट ही नहीं है, अच्छे से पानी नहीं आ रहा है, बाथरूम नहीं है, तो बताओ उसको अच्छा हॉस्पिटल मानोगे? नहीं मानोगे। तो ये सभी जो है मटेरियल्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स में यूज्ड होते हैं। ओके अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स क्या होता है? सबसे पहले कहा गया ऐसा डिवाइस
टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर। ठीक है, अगर हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, हेल्थ केयर में यूज हो रहा है, अगर वैसा कोई डिवाइस है, टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है, इट्स कॉल्ड द इक्विपमेंट्स, और मस्ट बी वेल फंक्शनिंग, सही तरीके से काम करना चाहिए, एडिक्वेट सप्लाई वहां पर होने चाहिए। ठीक है, जो भी हॉस्पिटल है वहां पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि जब जरूरत पड़े उसका यूज किया जा सके। तो एंश्योर गुड नर्सिंग केयर, ताकि नर्सिंग केयर जो है अच्छे से दिया जा सके। पुअर और इनसफिशिएंट इक्विपमेंट इज इक्वल टू इंक्रीज्ड वर्कलोड प्लस रिस्क टू पेशेंट। अगर जो है इक्विपमेंट अच्छा नहीं होगा, अगर इक्विपमेंट सही तरीके से नहीं रहेगा, तो वहां पर वर्कलोड बढ़ जाएंगे, वहां पर पेशेंट के ऊपर जो है रिस्क आ सकता है, पेशेंट के डेथ होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है यहां पर जो कि जो है तुमको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इन सारे के बारे में हम लोग आगे चलेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे। एज एग्जांपल के तौर पे हमने यहां पर रख दिया था कि हाँ एटलीस्ट तुम समझ तो सको कि इक्विपमेंट क्या होता है, लेकिन एक एक करके जो है सारे इक्विपमेंट्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आगे चल करके इसी लेक्चर में। ओके, लगभग 50 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट के पिक्चर जो है हमने इस लेक्चर में दिखाए हैं, सबको अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। जो इक्विपमेंट्स है उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अब यहां पर तुम लोग ध्यान से देखो कि कुछ जो है उसके टाइप से, पहला है सेल्फ केयर इक्विपमेंट्स। क्या है सेल्फ केयर इक्विपमेंट्स? ऐसा इक्विपमेंट जिसके माध्यम से पेशेंट खुद को जो है केयर दे सके, सेल्फ केयर कर सके। यहां पर क्या है इसका डिस्क्रिप्शन? हेल्प इन पेशेंट डेली लाइफ, पेशेंट को जो है डेली लाइफ में हेल्प मिलेगा। इसके कुछ इमोजीज है जो कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोगों ने डाल दिया है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रिक से चलने वाले इक्विपमेंट्स, जैसे ईसीजी मॉनिटर हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए। अब ये क्या होता है, इसमें पिक्चर भी हम लोग तुमको दिखाएंगे, अभी सिर्फ पढ़ो। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। ये क्या होता है? हम लोग पेशेंट को डायग्नोसिस कर पाए, उसको क्या हुआ है, उसको कोलरा हुआ है, डायबिटीज हुआ है, हाइपरटेंशन हुआ है, क्या हुआ है, यूज टू टेस्ट एंड डायग्नोस के लिए होता है। एक होता है सर्जिकल इक्विपमेंट्स, सर्जरी में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स, ओटी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, स्टेनलेस स्टील टूल्स हो गए, चाहे वो जो है आर्टरीज हो गए, चाहे वो जो है फोर्सेप्स हो गए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं। नेक्स्ट हो गया एक्यूट केयर इक्विपमेंट्स। एक्यूट केयर मींस जो है नॉर्मली जो है अगर हम लोग को जो है पेशेंट को केयर देना हो, जैसे ड्रेसिंग मटेरियल हो गया, इमरजेंसी टूल्स हो गए, ये सारे एक्यूट केयर इक्विपमेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को रखने के लिए, इक्विपमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी जो है बहुत सारे इक्विपमेंट्स का जरूरत होता है। फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, इसके बारे में भी जो है हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स। ऐसे इक्विपमेंट जिसको जो है एक बार यूज किया उसके बाद जो हम लोग डिस्पोज कर दिए, उसके बाद हम लोग फेंक दिए, चाहे हो सकता है वो सिरिंज हो, निडल हो, नाइफ हो, जो भी हो सकता है, इन सभी को हम लोग यूज करते हैं और फेंक देते हैं ताकि जो है यहाँ पर इंफेक्शन ना हो। तो सिंगल यूज आइटम्स के लिए ये सारे चीज होते हैं। नेक्स्ट है रीयूजेबल इक्विपमेंट्स। ऐसा इक्विपमेंट जिसको हम लोग जो है धो करके जो है स्टेरलाइज करके यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रीयूजेबल इक्विपमेंट्स, कैन बी स्टेरलाइज्ड एंड रीयूज्ड। ओके, तो इतने सारे टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, और यहां पर हम लोगों ने समझा कि इक्विपमेंट जो है सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलकर यहां पर हम लोग बात करते हैं इक्विपमेंट मेंटेनेंस के बारे में। जो इक्विपमेंट्स है उसका मेंटेनेंस करना जरूरी है, उसको सही तरीके से ध्यान रखना जरूरी है, सही तरीके से क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। तो ए सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म टू कीप इक्विपमेंट इन ए ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशन। एक ऐसा एक्टिविटीज, एक ऐसा काम जो कि परफॉर्म किया जाए सारे इक्विपमेंट्स को ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, कि जब भी काम पड़े हमें वो इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे तरीके से मिलने चाहिए ताकि काम बेहतरी से हो सके। ओके, अब यहां पर इंक्लूड किया गया इंस्पेक्शन, हम लोग जांच परख करेंगे और फिर जो है उसका मेंटेनेंस करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहां पर सबसे पहले दिया गया है मेंटेनेंस स्ट्रेटजी इंक्लूड। जब भी जो है इस सब चीज का मेंटेनेंस किया जाता है वहां पर कुछ स्ट्रेटजी होते हैं। पहला स्ट्रेटजी होता है इंस्पेक्शन करना, जांच करना कहां खराबी हुआ है, रूटीन चेकिंग फॉर फंक्शनलिटी एंड सेफ्टी। जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, सेफ्टी है या फिर नहीं है, पहला इंस्पेक्शन कर लिया। सेकंड होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मीन रेगुलर सर्विसिंग उसको दिया जाता है टू अवॉइड ब्रेकडाउन, ताकि जो है वो टूट ना जाए। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग यहां पर दिए। फिर होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, अगर वो खराब हो गया है उसको रिपेयर करवाना, रिपेयरिंग इक्विपमेंट व्हेन इट माल फंक्शन। ठीक है, अगर माल फंक्शन हो गया है, टूट गया है, दरार पड़ गए हैं, तो वहां पर करेक्टिव मेंटेनेंस करवाए जाते हैं।
ठीक है, तो ये हो गए मेंटेनेंस स्ट्रेटजी, जहां पर जो है ये 3 स्टेप जो है यहां पर यूज किए जाते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है पर्पस ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस। आखिर जो मेंटेनेंस हम लोग करते हैं इक्विपमेंट्स का, क्यों करते हैं? पहला होता है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, मींस जो इक्विपमेंट्स है वो लंबा समय तक चले और जब भी जरूरत पड़े हमें वहां पर अवेलेबल मिले, इसलिए जो है हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, हमें जो है अच्छे तरीके से मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई इक्विपमेंट्स खरीदा, उसमें जो है 1 लाख 2 लाख खर्च किया या फिर 1000 ही खर्च किया, तो हम लोग उसका अच्छे तरीके से यूज कर सके। अच्छे तरीके से जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, हमें कमाना भी तो है। हॉस्पिटल का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोगों ने सिर्फ सेवा किया। हर एक हॉस्पिटल जो है सरकारी हॉस्पिटल तो होता नहीं है, कुछ प्राइवेट भी होते हैं। तो हमने जब इंस्ट्रूमेंट खरीदा है तो हम लोगों को फायदा भी तो चाहिए, तो अच्छे तरीके से हमें रिटर्न मिल सके। होता है प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ कंज्यूमेबल, मीन जो है जितना भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जो है जो बिना मतलब का खर्चा नहीं हो रहा है, हमें जो है जो फालतू की चीज को बर्बाद नहीं करना है, तो वेस्टेज होने से बचाना है। फिर नेक्स्ट है एक्सटेंड यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के लाइफ को बढ़ावा दे सके, इक्विपमेंट जो है लंबे समय तक चल सके, उसके लिए जो है मेंटेनेंस जरूरी होता है। और ये इंश्योर करना रेडीनेस ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, ये इंश्योर करना कि इमरजेंसी के समय जो है सारे इक्विपमेंट जो है तैयार होने चाहिए, है ना। इमरजेंसी पेशेंट आ गया है, पूछ रहा है कि तुम्हारे पास स्टेथोस्कोप भी नहीं है, स्टेथोस्कोप है तो वो अच्छा तरीके से काम ही नहीं कर रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर काम ही नहीं कर रहा है, तो बताओ वहां पर तुम क्या करोगे? वहां पर डॉक्टर से तुम डांट सुन जाओगे या फिर तुमको जो है नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा। तो हर एक तरीके से जो है इमरजेंसी के समय तुम्हारे सारे इक्विपमेंट अच्छे तरीके से काम करने चाहिए, ये नर्सेस की जिम्मेदारी होती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है जिसका नाम है इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोसेस। मीन जो इक्विपमेंट होता है उसको मेंटेनेंस करने के कुछ प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस क्या होते हैं? इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन मेडिकल इक्विपमेंट डिमांड्स प्रॉपर मेंटेनेंस टू कीप देम ऑलवेज फंक्शनल। जितना जो है आजकल डिमांड बढ़ गया है कि हर एक पार्टिकुलर चीज को करने के लिए जो है एक इक्विपमेंट होता है। ठीक है, पहले इक्विपमेंट नहीं होते थे तो मैन्युअली रूप से हम लोग करते थे, लेकिन आजकल जो है अलग अलग तरीके के मेडिकल इक्विपमेंट आ गए हैं, तो सभी को अच्छे तरीके से फंक्शनल रखने के लिए जो है यहां पर मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। अगर खराब हो गया है तो नया खरीद के लाना है ना। तो स्टेप्स यहां पर होता है, पहला होता है प्रोक्यूरमेंट एंड इंडेंट। इसका मतलब होता है हॉस्पिटल डिसाइड व्हाट इक्विपमेंट टू बाय एंड राइज रिक्वेस्ट। ठीक है, उसे जो है पता करना होता है कि हमारे पेशेंट को क्या चीज का जरूरत है और उस जरूरत के हिसाब से जो है उसे चीजें खरीदने होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है प्रोक्यूरमेंट एंड इंडेंट। सेकंड होता है इन्वेंटरी। आफ्टर बाइंग इक्विपमेंट इज रिस्टोर्ड इन द हॉस्पिटल लिस्ट एंड रजिस्टर। जब हम लोगों ने इक्विपमेंट खरीद के लाया तो हम लोग रजिस्टर में चढ़ाते हैं, इन्वेंटरी को जो है हम लोग मेंटेन करते हैं कि हम लोग के पास जो है ये जो है इक्विपमेंट है, और हर दिन आएंगे तो हम लोग चेकिंग लिस्ट में जो है टिक करेंगे कि हाँ ये इक्विपमेंट हमारे पास है। ओके, तो इन्वेंटरी लिस्ट भी बनाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है? रेगुलर चेकिंग सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग टू कीप इट वर्किंग। हमें जो है रेगुलरली तरीके से चेक करना होगा, इक्विपमेंट को सर्विस देना होगा और वहां पर रिपेयर भी करवाने होंगे अगर खराब हो जाता है तो, ये मेंटेनेंस में आते हैं। नेक्स्ट होता है कंडेमनेशन एंड डिस्कार्ड। अगर जो है इक्विपमेंट पुराना हो गया है, डैमेज्ड हो गया है, उसको डिक्लेयर करना है कि ये अनयूजेबल है या फिर सेफली इसको रिमूव कर सकते हैं, तो उसको रिमूव भी कर देना है अगर वो टूट गया है, फूट गया है। अब ये क्या है ना, ये 4 स्टेप हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है कि किस किस तरीके से क्या करना होता है। और वो लोग हम लोग जो है इसको नर्सिंग फाउंडेशन में नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कहां पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट में, किस तरीके से सामान को खरीदा जाता है, किस तरीके से इन्वेंटरी लिस्ट बनाए जाते हैं, किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है, किस तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, इन सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट में। लेकिन हम लोगों ने कुछ स्टेप को देखा ताकि तुम्हें समझ में आए कि हाँ किस तरीके से जो है इक्विपमेंट को मेंटेनेंस किया जाता है या फिर इसके क्या प्रोसेस होते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है केयर ऑफ रबर गुड्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे हॉस्पिटल में कुछ सामान होते हैं जो कि रबर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? रबर के बने होते हैं। तो ये जो रबर के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उसका जो है हम लोग केयर किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले होता है रबर आइटम इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में रबर आइटम कौन कौन से होते हैं? तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं। पहला होता है मैकिंटोश। ये क्या होता है जी? हमने तो कभी सुना ही नहीं है मैकिंटोश क्या होता है
है ना। फिर होता है रबर ट्यूबिंग। अरे जी ट्यूबिंग क्या होता है, हॉट वाटर बोतल क्या होता है, आइस केप ये क्या होता है जी, एयर कशन, ग्लव्स, रबर बल्ब, हम तो किसी के बारे में जानते ही नहीं है। तो केयर ऑफ रबर गुड्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये सारे आइटम्स हैं जो कि जो है रबर के बने होते हैं। ओके, क्या चीज से बने होते हैं, रबर के बने होते हैं। तो एक एक कर करके जो है सारे का पिक्चर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला पिक्चर है, देखो ये है मैकिन्टोश। जिसने हॉस्पिटल गया होगा उसको पता होगा कि मैकिन्टोश क्या होता है, लेकिन जो नहीं गए हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी तक नहीं देखे हैं, वो देखो मैकिन्टोश क्या होता है, रबर का सीट होता है। क्या होता है, रबर का सीट होता है। ये रेड एंड ब्लू होता है, कहीं कहीं पर रेड एंड ग्रीन होता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये रबर का है। तो रबर क्या करेगा, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जहां पर जो भी चीज गिरेगा वो वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको बेड पर बिछा देते हैं तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं पेशेंट यहां पर सोया है और वो जो है सुसु कर दे, पेशाब कर दे, तो क्या होगा, ये सुसु जो है, पेशाब जो है, वो गद्दा में जाकर के नहीं समाएगा, वो ऊपर ही रह जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसलिए भी जो है हम लोग मैकिन्टोश का यूज करते हैं। जब भी जो है बेड बनाया जाता है तो वहां पर मैकिन्टोश का भी यूज किया जाता है। ओके, जब हम लोग आगे चलेंगे, बेड मेकिंग प्रोसीजर में जाएंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे मैकिन्टोश को कहां रखते हैं, उसके ऊपर क्या रखते हैं, उसके नीचे क्या रखते हैं, तकिया को किस तरीके से रखते हैं, आगे रखते हैं कि पीछे रखते हैं, विंडो के तरफ जो है रहना चाहिए बेड या फिर नहीं रहना चाहिए, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले ये समझो कि ये मैकिन्टोश है और ये रबड़ का बना होता है। और काम क्या होता है इसका काम होता है, हम लोग बेड पे डालते हैं, अगर कोई घाव है, घोस है, तो वहां पर हम लोग रखते हैं, ताकि जो है जब उसका जो है पीप ब्लड गिरे तो वो डायरेक्टली जो है वो बेड पे नहीं चला जाए, वो उसी के ऊपर रहे। ठीक है, ये मैकिन्टोश है। अब यहां पर आता है रबर ट्यूबिंग। ट्यूबिंग का मतलब क्या होता है, ट्यूब। रबर ट्यूबिंग का मतलब क्या होता है, रबर से बना हुआ ट्यूब। तो हॉस्पिटल में बहुत सारे ट्यूब होते हैं, बहुत लोग जानते होंगे। ये क्या है जी, तो ये कहलाता है कैथेटर। कैथेटर होता है अलग अलग तरीके के, मेल के होते हैं, फीमेल के होते हैं, एक मुंह वाले होते हैं, दो मुंह वाले होते हैं। इसका क्या होता है, इसको जो है पेनिस में डाला जाता है, ठीक है, या फिर यूरेथ्रा में डाला जाता है। और उसके बाद जो है इधर से हम लोग जो है एनएच डालते हैं, एनएच नहीं डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, फुला देते हैं, और ये जो है यूरिनरी ब्लैडर में जो है अटक जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अच्छे तरीके से यूरिन जो है अपने आप से हो जाता है। ओके, तो ये कैथेटर है, ये एक तरह का ट्यूबिंग है, ट्यूब है जिसके माध्यम से जो है हम लोग यूरिन को पास करवाते हैं। नेक्स्ट आता है हॉट वाटर बोतल। ये क्या है जी, हॉट वाटर बोतल लड़कियां लोग जो होंगी वो यूज करती होंगी, लेकिन आजकल जो है वो नया वाला आ गया है, इलेक्ट्रिक वाला आ गया है, वो लगाता है और जो उसके अंदर के पानी गर्म हो जाते हैं, और उसको लेकर के जो है जहां दर्द कर रहा होता है, पेन हो रहा होता है, इन्फ्लामेशन हो रहा होता है, वहां पर रखते हैं ताकि आराम मिल सके। जिस लड़कियां को जो है पीरियड में पेन आते होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा कि हॉट वाटर बोतल क्या होता है, हॉट वाटर बैग क्या होता है। तो ये रबर के बने होते हैं, यहां पर एक केप लगा होता है। ठीक है, तो करना क्या होता है कि जो वाटर है, हॉट वाटर, उसको डायरेक्टली जो है इस केप को खोलते हैं और यहां पर हम लोग इसको डाल देते हैं। उसके बाद जो है केप को लगा देते हैं, वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद जो है इसको देखो कहां रख रहा है, कंधे पे रख रहा है, पीठ पे रख रहा है, पेट के पास रख रहा है, ताकि जो है जो भी दर्द है वो धीरे धीरे आराम हो सके। ये एक मैनुअल तरीका होता है, ये भी रबर का होता है। ओके, तो गर्म पानी के बारे में हम लोगों ने देखा। अब यहां पर नेक्स्ट होता है, उसी का बस उल्टा रूप होता है आइस केप। आइस केप क्या होता है, वो इस तरीके से ये रबर का बना होता है, ऊपर से इसके भी केप होते हैं, और यहां पर जो है बर्फ डाला जाता है। उधर गर्म पानी डाला जा रहा था, यहां पर हम लोग बर्फ के सिल्ली डाल देते हैं, तोड़ तोड़ करके बर्फ का क्यूब डाल देते हैं, आइस डाल देते हैं। फिर क्या होता है, उसको बंद करते हैं और उससे जो है हम लोग सेकाई करते हैं। ठीक है, कोल्ड प्रेस यहां पर हम लोग कर रहे हैं। अगर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो गया है, हम लोग कैनुला लगा रहे हैं और वहां पर बल्जिंग हो गया है, उस सभी को जो है कम करने के लिए जो है हम लोग इसको देते हैं, ताकि वो जो है इन्फ्लामेशन धीरे धीरे कम हो सके। ओके, नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है वो है एयर कशन। एयर कशन ये भी रबर का होता है। अब दो तीन चार तरीके के यहां पर देखने को मिलते हैं, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल मैं बता रहा हूं। इसको क्या करते हैं, अगर जो है किसी को अनकंफर्टेबल हो रहा है बैठने में, तो कुर्सी के पीछे डाल दिए, सिर अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पा रहा तो वहां पे डाल दिए। और ये क्या होता है, एयर कशन जो है बेड का होता है बना हुआ, और इसको अगर हम लोग डाल देते, जिसको बेड सोर हो गया है, बहुत ही पीठ दर्द कर रहा है, तो ऐसे जो है यहां पर जो है देखने को मिलते हैं, इसको बिछा दिया जाता है, सारे में हवा भरा हुआ होता है, ताकि जो उसको बेड सोर ना हो और अच्छे तरीके से मुलायम लगे।
ओके, तो ये एयर कशन होते हैं, ये भी रबर के बने होते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है ग्लव्स। ग्लव्स भी जो है रबर के ही बने होते हैं। गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक ग्लव्स है जो कि जो है तुमको देखने को मिल रहा होगा, ये स्टेराइल ग्लव्स है। क्या है? स्टेराइल ग्लव्स है। और ये जो है पैकेट में आता है। इसको निकालने का तरीका भी होता है, इसको पहनने का तरीका भी होता है, किस तरीके से पहनना होता है, सभी प्रोसेस होते हैं। इन सभी प्रोसेस के बारे में हम लोग आगे चलेंगे तो बात करेंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि ये भी रबर के ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर होता है रबर बल्ब। इसको तुम लोगों ने कहीं देखा होगा, बीपी ऑपरेटर्स में तुमको देखने को मिलता होगा। तो रबर बल्ब भी जो है रबर के ही होते हैं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट पंप। ये क्या है? बहुत कोई जानते होंगे और बहुत कोई नहीं जानते होंगे। तो ये भी रबर का बना होता है। ये क्या है? इसको बोलते हैं ब्रेस्ट पंप। जो महिला जो है, जिसका जो है अब बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, उसको जो है ज्यादा मिल्क हो रहा है, ज्यादा मिल्क का सेक्रेशन हो रहा है, उस मिल्क को जो है इसके माध्यम से निकाला जाता है। मान लेते हैं ये ब्रेस्ट है, तो यहां पर जो इसको लगाया जाता है और उसके बाद जो है जो ऊपर वाला जो है क्या कहते हैं, क्लच जो है उसको दबा जाता है क्लच से, और धीरे धीरे करके जो है वो सारे मिल्क जो है यहां पर कंटेनर में जमा हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द ब्रेस्ट पंप। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है वो है एसेप्टो सिरिंज। एसेप्टो सिरिंज जो है देखने में एकदम ड्रॉपर जैसा लग रहा है। इधर एक बल्ब लगे हुए हैं और यहाँ पर सिरिंज जैसा जो है कुछ आकार है। क्या होता है? अगर हम लोग बल्ब को इस तरीके से दाबेंगे और जो है पानी में ले जाकर छोड़ेंगे तो पानी इसके अंदर भर जाएगा। तो ये बहुत चीज के लिए यूज होता है, जैसे कि इरिगेशन करना है, या फिर घाव है, कहीं पे उंड है, उसको जो है इरिगेट करना है, सफाई करना है, कान में डालना है, या फिर ड्रॉपर के माध्यम से भी जो है इसको यूज किया जाता है। इट इज कॉल्ड द एसेप्टो सिरिंज। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पर्पस ऑफ केयर। आखिर जो है हम लोग जो भी ये इंस्ट्रूमेंट रखते हैं उन सभी को केयर क्यों देना होता है? मींस इंस्ट्रूमेंट का भी केयर हम लोग क्यों कर रहे हैं? पेशेंट का तो केयर कर ही रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का भी केयर कर रहे हैं भाई। क्यों कर रहे हैं? ताकि इंफेक्शन से बचा जा सके। हम लोग उसको क्लीन करते हैं ताकि जो है इंफेक्शन जो है एक दूसरे में कम्युनिकेट ना हो जाए। क्लीन करना, प्रिपेयर फॉर यूज, ताकि जो है उसको जो है हम लोग फिर से यूज कर सके। उसमें जो रिमूव करना है स्टेन को, मींस जो भी उसमें दाग धब्बे रह गए हैं उन सभी को रिमूव करना होता है। इसके माध्यम से क्या होगा? प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ आर्टिकल। इसके माध्यम से क्या होगा? जो भी आर्टिकल्स है, जो भी इक्विपमेंट्स है, उसके लाइफ जो है बढ़ जाते हैं, वो लंबे समय तक टिकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ रबर आर्टिकल केयर। जब हम लोग रबर आर्टिकल का केयर कर रहे होते हैं, उसका कुछ जनरल प्रिंसिपल है, हमें किस तरीके से करना होता है उसके बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, मींस यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी रबर के आर्टिकल है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसका जो है केयर किस तरीके से करना है, देखभाल किस तरीके से करना है। पहला है अवॉइड इट, क्योंकि ये रबर के हैं, हमें उसे जो है हीट से बचाना होगा। डू नॉट यूज हॉट वाटर। इसमें जो है हम लोग हॉट वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हॉट वाटर वाला जो बोतल आता है उसमें कर सकते हैं, वो उसी तरीके का बना होता है, हार्ड रबर का बना होता है। दूसरी बात है सनलाइट में नहीं रखना है, और कीप नियर रेडिएटर। रेडिएटर के सामने नहीं रखना है जहां से रेडिएशन निकल रहे होते हैं। ठीक है, फिर है अवॉइड हाइड्रोकार्बन। हमें जो है हाइड्रोकार्बन से बचा के रखने हैं, किरोसिन में नहीं रखने हैं, बेंजीन ऑयल जो है इसमें नहीं डालने, क्योंकि इससे जो है रिएक्शन कर सकता है और वहां पर छेद वेद हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है डू नॉट फोल्ड सीट्स, रोल विद पेपर क्लॉथ। ठीक है, तो जब भी जो है मान लेते रबर का कोई सीट है, जैसे मान लेते हैं कि वो मैकिंटोश है, तो मैकिंटोश को मैंने तुमको दिखाया था कि रबर का एक सीट होता है, तो उसको कभी भी जो है रबर का सीट है उसको पकड़ के इस तरह से मोड़ वोड़ के अच्छा तरीके से जो है नहीं रखना होता है। उसको रखेंगे पेपर से लपेट करके, या फिर एक दो तह करके अच्छे से टांग के रखेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट है अवॉइड पिंस काउज लीकेजेस। मींस जो है उसको जो है कहीं पिन नहीं चुभाना है। अगर रबर के कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वहां पे जाके हम लोग पिन डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे क्या हो सकता है? लीकेज हो सकता है। स्टोर मैकिंटोश इन कूल एंड ड्राई प्लेस। जब भी मैकिंटोश को हम लोग कहीं रखेंगे तो ड्राई प्लेस में रखना है, सूखा प्लेस में रखना है, और कूल प्लेस पे रखना है। मींस कूल का मतलब ये नहीं कि फ्रिज के अंदर रख दिए, ऐसा जगह पे रखना है जहां बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रीफर वुडन कपबोर्ड फॉर स्टोरेज। अब यहाँ पर कपबोर्ड का मतलब क्या होता है कि वैसे अलमीरा जहां पर सामान रखे जाते हैं, तो जब भी जो ये सब चीज को हम लोग रखेंगे तो वहां पर वुडन कपबोर्ड होना चाहिए। मींस जो है जो कबाड़ होना चाहिए वो लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए, ताकि जो है वहां पर स्टोरेज किया जा सके, क्योंकि जो लकड़ी के कबाड़ होते हैं ना, वहां पर जो है बहुत ज्यादा हीट नहीं होता है।
ठीक है, वो इंसुलेटर के तरीके से काम करते हैं और वहां पर ज्यादा मॉइस्चर्स भी नहीं बनते हैं क्योंकि लकड़ियां उसको सोख लेती है। ये सब कुछ तरीके होते हैं। नेक्स्ट ड्राई एंड शेड होल्डिंग, हमेशा जो है रबर के ऑब्जेक्ट को, इक्विपमेंट्स को जो है शेड में रखना है, लाइट जगह पे नहीं रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है 8 नंबर का, वो है डू नॉट कीप क्लेम्स लॉन्ग टाइम्स ऑन ट्यूब्स एंड कैथेटर। जब भी जो है ट्यूब्स एंड कैथेटर हमारे पास होते हैं, लंबे समय तक जो है उसको बांध करके मोड़ करके जो है इस तरीके से नहीं रखना है कि वहां पर कुछ जाम हो जाए। तो ये सारे जो है जनरल प्रिंसिपल्स है, जहां पर नॉर्मल नॉर्मल सी चीज है, हीट से बचाना है, ज्यादा फोल्ड करके नहीं रखना है, पिन नहीं चुभा देना है, मैकिंटोश को जो है कूल एंड ड्राई प्लेस में रखना है या फिर वुडन कप बोर्ड में रखना है। ये सारे तरीके हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है मैकिंटोश केयर। अब पार्टिकुलरली तरीके से हमें यह बताया जा रहा है कि मैकिंटोश का केयर किस तरीके से करना होता है। पहला क्या है, स्प्रेड ऑन फ्लैट सरफेस। हमें क्या करना है, एक मैकिंटोश को जो है अच्छे तरीके से फ्लैट सरफेस में पूरे तरीके से खोल देने हैं। वेट विथ कोल्ड वाटर, हमें जो है ठंडे पानी से उसे भिंगाना है, गर्म पानी से नहीं भिंगाना है, ठंडे पानी से भिंगाना है। रब विद द सोप प्लस वाटर, क्या करना है, अगर सफाई करना है, वहां पर ब्लड के स्टेन है या फिर जो कुछ भी चीज है, उसे सोप और वाटर से क्या करना है, रब करना है। रब का मतलब ये नहीं है कि ब्रश लिए तो मार के रगड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, आराम से जो है धीरे धीरे क्लीन करने हैं। रिपीट फॉर बोथ साइड, ठीक है, एक तरफ से लाल वाले तरफ, एक फिर जो है ब्लू वाले तरफ जो है अच्छे तरीके से सफाई करना है। नेक्स्ट है वॉश अंडर रनिंग वाटर, हमेशा जब भी वॉश करना है रनिंग वाटर में करना है। एक जो है ऑब्जेक्ट में पानी भर लिए और वहीं पर डुबा डुबा के उसको साफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, रनिंग वाटर में साफ करने हैं। रिमूव स्टेन एप्रोप्रिएटली, जितने भी स्टेन है, जितने भी दाग हैं, धब्बे हैं, उसको क्लीन करना है। डिसइंफेक्ट विद लाइसोल एंड डेटोल, उसे फिर जो है लाइसोल या फिर डिटोल से जो है सफाई करनी है और उसका जो रेशियो होगा 1:4, मींस अगर डिटोल जो है 1 रेशियो है तो उसका 40 रेशियो पानी उसको मिक्स करना है, फिर उससे क्लीन करना है ताकि जो वो डिसइंफेक्टेंट हो जाए। ओके, नेक्स्ट यहां पर होता है हैंग हॉरिजॉन्टली इन शेड, उसे क्या करना है, हॉरिजॉन्टली तरीके से जो ऐसे उठाना है और जाके टंगने में डाल देने हैं ताकि उसके सारे पानी नीचे आ जाए और धीरे धीरे सूख जाए, धूप में जाके नहीं रखना होता है। नेक्स्ट है वेन ड्राई, जब वो सूख जाए, पाउडर विथ फ्रेंच चौक, ठीक है, फ्रेंच चौक का पाउडर होता है, उसमें उसको छिड़का जाता है। एंड रोल एंड स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस, ठीक है, क्या किससे रखना है उसको, उसको हमेशा जो है रोल करके रखने हैं, उसको जो है पूरे रुमाल की तरह मोड़ नहीं देना है, ठीक है, मोड़ दोगे तो वो मुड़ा मुड़ा सा लगेगा, जब बिछाओगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि जो है उसमें पूरा धारी बना हुआ है। तो हमेशा रोल करना है एंड स्टोर करना है कूल एंड डार्क प्लेस में, ठीक है। ये मैकिंटोश का केयर होता है, ये इंपॉर्टेंस होता है, इसको ध्यान रखना है। ओके, अब यह हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, वो है केयर ऑफ हॉट वाटर बोतल्स, आइस केप एंड एयर कशन, ठीक है। एयर कशन, एयर कशन याद है ना, वो गद्दा गद्दा गोल वाला गद्दा एंड बेड में बिछाने वाला गद्दा जहां पर हवा भरे हुए थे, एयर कशन। आइस केप, वाटर बोतल का केयर किस तरीके से करेंगे, रिमूव क्लोथ कवर आफ्टर यूज, जब भी जो है हम लोग जो है उसका यूज कर जाएंगे, उसका जो क्लोथ कवर को हम लोग धो देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। अगर हॉट वाटर बोतल भी है तो जो है हम लोग जब भी उसका यूज करते हैं तो पहले उसमें हॉट वाटर में पानी डाल दिए, फिर उसका एक कवर होता है, कवर लगा देते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं, ठीक है। डिकंटामिनेट कवर, हमेशा जो है उसके कवर को डिकंटामिनेट करना है। इम्पटी कंटेंट्स एंड डिफ्लेट एयर कशन, क्या करना है, हमेशा जो है जो भी कंटेंट है उसके अंदर उसको हमेशा निकालना है और अगर यूज हो रहा है तो उससे हवा को निकाल देना, डिफ्लेट कर देना कशन को। क्लीन आउटर सरफेस विद सोप एंड वाटर, हमेशा जो ये सारी चीज है उसके आउटर सरफेस को जो है अच्छे तरीके से सोप एंड वाटर से साफ करना है क्योंकि वो जो है कंटामिनेटेड ना रह जाए, उसके ऊपर जो है बैक्टीरिया और इन्फेक्शन ना रह जाए। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है डू नॉट इमर्स वेल्व इन वाटर, कभी जो है इसको जो है पूरा जो है वाटर के अंदर डुबा के साफ नहीं करना है, हमेशा अंदर डाल के एक ही चीज में जो है 4-5 ऑब्जेक्ट को साफ कर रहे हैं, इस तरीके से सफाई नहीं करना होता है। हैंग आउटसाइड डाउन ऑन ड्राई, जब भी जो है तुम उसे हैंग करोगे तो ड्राई जगह पर जो है अच्छे तरीके से जो है अप साइड डाउन जो है क्या करना है, उसको लटका के रखना। अप साइड डाउन का मतलब क्या होता है, ऊपर से और नीचे की तरफ जो है हमें लटका के रखना है। नेक्स्ट है ब्लो स्मॉल एयर क्लोज वेल्व, हमेशा जब भी जो इसको फुलाए स्मॉल एयर जो है डालना है, तो धीरे धीरे करके जो है हवा उसमें डालने हैं और उसके बाद जो है वेल्व को क्लोज कर देना है। नेक्स्ट है चेक फॉर लीकेज, कहीं लीक तो नहीं कर रहा है, इस सब चीज का भी जो है ध्यान रखना होता है। स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, जब भी उसको रखना है तुम्हें कूल एंड ड्राई प्लेस में रखने होते हैं। नेक्स्ट है कवर करना है सेंड टू लॉन्ड्री, ठीक है, जब भी उसको लॉन्ड्री में भेजना है अच्छे तरीके से कवर कर करके जो है उसके बाद ही लॉन्ड्री में भेजना है। एंड इम्पटी कंटेंट इमीडिएटली आफ्टर यूज, ठीक है,
इंप्टी कंटेंट इमीडिएटली आफ्टर यूज, और जो भी इंस्ट्रूमेंट को तुम साफ करने के लिए भेजे हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हारे पास नहीं है उसको तुरंत जो है तुम्हें उसे मंगाना है, जो कि और भी कहीं जगह पे रखे होते हैं, तो अभी अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उसको मंगा लेना है। ओके, तो ये सारे क्या है, केयर ऑफ हॉट वाटर बोतल्स, आइस क्यूब्स एंड एयर कशंस हैं, जो कि हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट यहां पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है केयर ऑफ हॉस्पिटल लाइनिन। अब क्या है, हम लोगों ने सारे रबर के ऑब्जेक्ट के बारे में देखा, इक्विपमेंट्स के बारे में देखा कि किस तरीके का होता है, कैसे यूज करते हैं, हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। अब बात हो रहा है हॉस्पिटल के लाइनिन के बारे में, कपड़े के बारे में। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कॉमन लाइनिन आइटम्स क्या होते हैं। लाइनिन आइटम्स क्या क्या होते हैं, बेडशीट पता होगा भाई, बेडशीट तुम्हारे घर में भी होते हैं। ड्रोशीट नहीं पता होगा, ड्रोशीट क्या होता है भाई। ब्लैंकेट पता होगा। पिल्लो एंड पिल्लो कवर पता होगा ना, तकिया तकिया का कवर। हॉस्पिटल मैट्रेस तुम्हारे घर में भी होगा, लेकिन ये हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल मैट्रेस हो गया। पेशेंट क्लोथ, ओटी गाउन, ओटी ड्रेस, स्क्रब सूट, ये सारे क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो ये कुछ लाइनें हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन जो है और भी बहुत सारे लाइनें होते हैं। पहला हो गया बेडशीट, तुम्हें पता है बेडशीट कैसा होता है, बताने का कोई जरूरत तो है नहीं, बस मैंने तुमको दिखाया कि हाँ भाई ये भी चीजें होते हैं। नेक्स्ट है ड्रो सीट, क्या होता है, गौर से देखोगे तो ये एक जो है ड्रो सीट है, यहाँ पर अच्छे तरीके से तुमको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एक फोम टाइप का बना हुआ है। अब जो इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये बेड में लगाया जाता है, इसके नीचे मेकिंग टोस रखा जाता है, फिर उसके ऊपर जो है ड्रो सीट रखे जाते हैं। मेन पर्पस क्या होता है कि अगर किसी को बेड सोर हो गया है, बेड सोर क्या होता है कि जैसे पेशेंट है वो लगातार जो है अगर बेड पे पड़ा हुआ है 8 दिन से 10 दिन पे, तो लगातार रहने के कारण उसके पीठ में घाव हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको सॉफ्टनेस देने के लिए या फिर जो है वो बेड से रगड़ा नहीं जाए, तो उसलिए जो है उसको ये दिए जाते हैं, ड्रोसी दिए जाते हैं, ताकि जो है उसका फ्रिक्शन ना हो। ओके, इसलिए ये इंपोर्टेंट होते हैं। क्या है नाम है इसका, इसका नाम है ड्रोसिट। नेक्स्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है हॉस्पिटल ब्लैंकेट। सबको पता है भाई ब्लैंकेट क्या होता है, ऊपर से हम लोग इसको ओढ़ा देते हैं, ठीक है, इट इज द ब्लैंकेट। नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है क्या, यह है पिल्लो एंड पिल्लो कवर, इसको तुम लोग जानते ही होंगे, बताने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग को जो देखने को मिल रहा है वो है क्या, यह है मैट्रेस, हॉस्पिटल मैट्रेस। गद्दा अलग अलग तरीके का आता है, ये जो है 2-3 फोल्ड में है, कोई जो है एक सिंपल सा होता है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो इस तरीके का देखने को मिलेगा, सस्ते सस्ते हॉस्पिटल में जाओगे तो सिंपल रुई वाला देखने को मिलेगा, तो अलग अलग तरीके का मैट्रेस होता है। ओके, अब यहां पर हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, यह पेशेंट क्लोथ। क्या है, पेशेंट क्लोथ है, और यहां पर पेशेंट साहब ने जो है अच्छे तरीके से पहना हुआ है। ये लड़की जो है एकदम मस्त तरीके से पहनी हुई है, ये लड़के भी जो है बहुत मस्त तरीके से पहने हुए हैं। तो हो सकता है कोई ड्रेस देख रहा हो, कोई देख रहा हो कि सर कौन सा लड़की आपने लगा दिया, ये कोई 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 और तो नहीं है, कोई नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों ने ड्रेस दिखाने का प्रयास किया है। ये ड्रेस कुछ इस तरीके से होता है कि ड्रेस को हम लोग, ये सारे ड्रेस जो होते हैं इसको हम लोग पहन के आगे नहीं लगाते हैं, हम लोग जो है इसको पीछे से हाथ घुसाते हैं और उसके बाद पीछे से बांधा जाता है, जैसे कि जो है तुम लोग देख रहे होगे यहां पर जो है बांधा हुआ है, ठीक है, ताकि जो भी पेशेंट है अगर उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है तो सिर्फ हाथ में किसी तरीके से घुसा दो, इस तरीके से, फिर इधर हाथ से घुसा दो और उसको ले जा करके पीछे बांध दो, ठीक है, ज्यादा झंझट नहीं है। क्योंकि पेशेंट क्या होता है, पेशेंट इस तरीके से बैठा हुआ होता है किसमें, बेड में। अब बेड में बैठा हुआ है तो उसको उठा के पहना के फिर आगे लगाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आगे बैठा हुआ है, आगे ही जो है हाथ में इस तरीके से घुसा दिया, पीछे लेके गया और पीछे बांध दिया। तो ये पेशेंट के क्लोथ होते हैं जो कि इंपोर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है ये ओटी गाउन। ओटी गाउन क्या होता है, जब ओटी में जाता है सर्जरी के लिए उस समय जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इस तरीके के गाउन होते हैं जो कि डॉक्टर्स लोग पहनते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है ओटी ड्रेप्स। ये क्या होता है भाई, ये एक हरा सा कपड़ा है, बीच में छेद है, बताओ ये क्या है भाई, ये क्या होता है मैं तुमको बताता हूं। जैसे कि किसी का सर्जरी हो रहा है, अपेंडिसाइटिस हो रहा है, तो अपेंडिसाइटिस जो है मींस हो गया है उस इंसान को, अब वहां पर हम लोग अपेंडिक्स को रिमूव करने वाले हैं। तो क्या करना होता है, जैसे मान लेते कोई पेशेंट है, इस लड़की को देख लेते हैं, यहां पर अपेंडिक्स यहां पर करवाना है, तो जहां पे हम लोग को चीरा लगाना होता है, जहां पर हम लोग को सर्जरी करना होता है, बस वही जगह पर जो है हम लोग ये गोल वाला हिस्सा को रखेंगे, बाकी सब चीज को पूरे तरीके से ढक देंगे। ओके, पूरा शरीर को नंगा करके नहीं रखना होता है भाई, जहां पर चीरा लगाना है, जहां पर हमें देखना है, बस वहीं पर जो है हम लोग उसको यहां पर बीच में लाएंगे, बाकी को जो है ये सारे ग्रीन कलर से ढक दिए जाएंगे, ताकि जो है वहीं पर फोकस रहे और वहीं से ऊपर में जो है लाइट दिखाया जाता है।
ओके अब यहां पर हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है क्या, स्क्रब सूट। ये सबको मिलता है, डॉक्टर्स का अलग होता है, नर्सेस का अलग होता है, सबके अपने अपने कलर्स होते हैं, लैब टेक्नीशियन का अलग होता है। तो ये मेनली रूप से क्या होता है, कंफर्टेबल होता है, पहन के जो है हम लोग अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, या फिर हमको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए जो है स्क्रब सूट जो है दिए जाते हैं। ओके अब हम लोग को जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है जनरल इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड स्वाइलिंग एंड वेस्टेज ऑफ लिनेन। जो लिनेन है उसको जो है हमें स्वाइलिंग से बचाने के लिए, वेस्टेज ना हो इसके लिए जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसे जो है हमें फॉलो करना होता है। अब यहां पर कुछ जो है जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बहुत सारे हैं, एक एक करके अच्छे तरीके से समझना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं और तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि ये तुम पढ़ रहे हो सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए नहीं, अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। ओके पहला क्या है, लाइनन इज एक्सपेंसिव सो हैंडल केयरफुल्ली, क्योंकि जो भी लाइनन होते हैं, जो भी कपड़े होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, उसको अच्छे तरीके से तुम्हें हैंडल करना है। नेक्स्ट है फॉलो हॉस्पिटल लाइनन पॉलिसी। जो भी लाइनन का पॉलिसी है तुम्हारे हॉस्पिटल का, उसको फॉलो करना है, किस तरीके से रखना है, कहां रखना है, किस तरीके से बिहेवियर रखना है। स्टोर क्लीन लाइनन इन ए कपबोर्ड एंड मेंटेन स्टॉक रजिस्टर। जब भी जो है क्लीन लाइनन को लाया जाए, जब भी जो है ब्लैंकेट्स को लाया जाए, जब भी जो है पिल्लो कवर को लाया जाए, तो उसको अच्छे तरीके से कप बोर्ड में रखने हैं, जो अलमीरा है वहां पे रखने हैं, और उसको जो है रजिस्टर करना है कि हमें इतना स्टॉक जो है दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कीप कपबोर्ड लॉक्ड व्हेन नॉट इन यूज। अगर जो है यूज नहीं हो रहा है तो हमेशा कपबोर्ड को जो है लॉक करके रखना है कि कोई दूसरा स्टाफ आएगा निकाल के भाग जाएगा, ठीक है, तो ऐसा होने से बचाना है। नेक्स्ट है प्रिवेंट क्लाइंट्स फ्रॉम टेकिंग लाइनेन होम ड्यूरिंग डिस्चार्ज। क्या है, प्रिवेंट क्लाइंट्स फ्रॉम टेकिंग लाइनेन होम ड्यूरिंग डिस्चार्ज। पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, वो साथ साथ जो है सारे ब्लैंकेट्स को भी मोड़ मार के घर लेके चला गया, बताओ ये सही चीज है, नहीं सही चीज है, तो ऐसा ना करे, इसलिए जो है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ध्यान देना है कि जब पेशेंट जा रहा है वो चादर तकिया ब्लैंकेट सब लेके चला ना जाए, फिर तुमको उसका पे करना होगा कि भाई तुम्हारे अंदर में पेशेंट था, पेशेंट के साथ जो जो तकिया था वो कहां चला गया, पिल्लो कहां चला गया। नेक्स्ट है चेक लाइनन स्टॉक रेगुलरली। तुम्हें जो है जो भी लाइनन मिलते हैं उसके स्टॉक को रेगुलरली तरीके से चेक करना है। नेक्स्ट है डू नॉट यूज टोन लाइनन। जो भी लाइनन जो है फट गया है, टोन हो गया है, उसका यूज नहीं करना है। सेंड फॉर मेंडिंग, उसे जो है अच्छे तरीके से बनाने के लिए भेज देना है, रिपेयर करने के लिए भेज देना है। नेक्स्ट है डू नॉट प्लेस सॉइल्ड लाइनन ऑन द फ्लोर। कभी भी जो है सॉइल्ड लाइनन को, गंदे लाइनन को जो है फ्लोर पे नहीं रखना है, जमीन पे नहीं रखना है, ठीक है। सेंड डर्टी लाइनन टू लॉन्ड्री रेगुलरली, ठीक है, जो भी गंदे लाइनन है, जो कि गंदे हो गए हैं, उसको रेगुलरली तरीके से लॉन्ड्री में भेजना है ताकि उसको वॉशिंग किया जा सके, और वॉशिंग करने के बाद जो है आयरनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके उसके बाद क्या है, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट लाइनन। वैसे पेशेंट जो कि एचआईवी पॉजिटिव है लेकिन वो सोए हैं बेड पे, उसका भी तो ब्लैंकेट होगा, उसका भी पिल्लो कवर होगा, उस सभी को जो है एक येलो बैग में डालना है और वहां पर लेबल करना है, चिपकाना है, ये एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के जो है लाइनन है, इसको अच्छे तरीके से ले जाए और अलग से इसको साफ किया जाए। नेक्स्ट है डेम्प लाइनन मस्ट बी ड्राइड इमीडिएटली। जो भी लाइनन है जो कि डेम्प हो गए हैं, गीला हो गए हैं, उसको जो है जल्दी सुखा देना है। नेक्स्ट है रिमूव फ्रेश स्टेन यूजिंग करेक्ट स्टेन रिमूवर। अगर जो है उस लाइनन में कोई स्टेन पड़ गया है, ब्लड का छींटा पड़ गया है, पीप लग गया है, उसको जो है सही स्टेन रिमूवर से जो है क्या करना है, साफ करना है। नेक्स्ट है यूज मैकिंटोश ओवर बेडशीट टू प्रिवेंट स्टेन। हमेशा जो है मैकिंटोश को जो है बेडशीट के ऊपर रखना है, किस कारण से, क्योंकि जो है वहां पर दाग ना पड़ जाए, क्योंकि वो रबड़ के होते हैं, उसके ऊपर अगर ब्लड गिर भी जाता है, अगर फ्लूइड जो है गिर भी जाता है, तो नीचे जो है वो बेडशीट तक नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रह जाएगा। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है लाइनन ऑफ इन्फेक्शियस पेशेंट डिसइंफेक्ट फर्स्ट देन सेंड टू लॉन्ड्री। जब भी इन्फेक्शियस पेशेंट का लाइनन होता है उसको पहले क्या करना है, डिसइंफेक्टेंट करना है, उसके बाद जो है लॉन्ड्री में भेजना है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, हमें जो है उसमें जो भी कीटाणु है उसको अच्छे तरीके से क्लियर करना, मारना। डिसइंफेक्टेंट एंड स्टरलाइज दोनों अलग अलग वर्ड है। डिसइंफेक्टेंट में क्या होता है कि हम जो है उसको जितने भी कीटाणु है उसको मार रहे हैं, लेकिन जो होता है स्टरलाइजेशन, वहां पर उसको तो मार ही रहे हैं, उसके साथ साथ उसके जो भी अंडे बच्चे थोड़ा थोड़ा स्टेन भी रह गया है, उस सभी को क्लियरली तरीके से एकदम फ्रेश कर देना है। इट इज कॉल्ड द स्टरलाइजेशन। ओके फिर है नेक्स्ट नंबर का एलवेज यूज मैकिंटोश ओवर टॉप लाइनन ड्यूरिंग प्रोसीजर। जब भी कोई प्रोसीजर चल रहा है उस समय जो है तुम्हें एक मैकिंटोश को एलवेज जो के ऊपर रखना है, लाइनन के ऊपर जो है मैकिंटोश रखने हैं, ताकि जो भी ब्लड आ रहा है, जो भी फ्लूइड आ रहा है, वो कभी भी जो है नीचे ना चला जाए।
ओके, नेक्स्ट एडुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट कीपिंग हॉस्पिटल लाइनन क्लीन। हमेशा जो है पेशेंट एंड फैमिली को जो है अच्छे तरीके से एडुकेट करना है कि जो भी लाइनन तुम्हें दिए गए हैं हॉस्पिटल के द्वारा उसको अच्छे तरीके से क्लीन करके रखने हैं। ओके, तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो है लाइनन को जो है स्वेलिंग होने से बचाना है या फिर वेस्टेज होने से बचाना है। अब यहाँ पर हम लोग को जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है डिसइंफेक्टेंट यूज्ड ऑफ क्लीनिंग। जब भी जो है क्लीनिंग किया जाता है, जब भी डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है, यहाँ पर दो चीज यूज किए जाते हैं लाइनन में। पहला होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड 0.5% 5 मिनट के लिए, एक होता है ग्लूटाल्डिहाइड 2% 20 to 30 मिनट्स के लिए। क्या है ये है एक तरीका, ये है एक फ्लूइड जिसके माध्यम से जो है जो कपड़े होते हैं वहां पर जो है डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। ओके, तो जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है जो कि जो है बहुत अच्छा तरीका है, ये 0.5% का होता है। तुम अगर ध्यान से देखो, मैं इसको जूम करता हूं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा, देखो सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसके कंपोजिशन क्या है, नॉट लेस देन 4% एंड नॉट मोर देन 6% बाय वेट ऑफ NaOCl। ओके, तो ये जो है जो रेड नेगर केमिकल को जरूरत है, एक मैं पिक्चर जो है निकाल के गूगल से धर दिया हूं। यहाँ पर क्या है, ये इसको जो है जब लगाते हैं हम लोग कपड़े में, उसके बाद जो है 5 मिनट तक छोड़ते हैं, लेकिन जब इसका यूज करते हैं ग्लूटाल्डिहाइड का, यहाँ पर 20 to 30 मिनट का हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है केयर ऑफ ब्लैंकेट। जो ब्लैंकेट होता है, जो ओढ़ने वाला होता है, उसका हम लोग केयर किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले होता है ब्लैंकेट आर एक्सपेंसिव। ब्लैंकेट क्या होता है, ब्लैंकेट जो है एक्सपेंसिव होता है। श्रिंक ऑन वॉशिंग, अगर हम लोग उसको वॉश करते हैं वो श्रिंक कर जाता है। फिर कहा जा रहा है कि शुड नॉट बी वॉश इंस्टेड डस्ट इन एन ओपन प्लेस, ड्रा इन सनलाइट फॉर डिसइंफेक्शन। क्या है कि हमें जो है कभी भी उसको वॉश नहीं करना है जब तक कि जो है उसमें जो है ओपन प्लेस में डस्ट ना पड़ जाए, या फिर जो है उसको सनलाइट में जाकर डिसइंफेक्शन करना है। क्या करना है, उसको जाके धूप में रख देने हैं, धूप से वो गर्म होगा और धीरे धीरे जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। शुड नॉट बी एक्सपोज इन डस्ट, उसको जो है हमेशा जो है डस्ट में खुला करके नहीं रखना है। कवर विद डस्ट प्रूफ शीट, हमेशा जो उसे डस्ट प्रूफ शीट से जो है कवर करके रखने हैं, या फिर सूखने भी देना है, उसको कवर करके देने होते हैं। ओके, तो ये सब तरीका होता है जिसके माध्यम से जो है ब्लैंकेट को केयर दिया जाता है, क्योंकि ब्लैंकेट जो है थोड़ा महंगा आते हैं। बेडशीट तो सस्ता भी आता है, लेकिन ब्लैंकेट महंगा आता है। नेक्स्ट है केयर ऑफ मैट्रेस एंड पिल्लो। जो मैट्रेस होता है, जो गद्दा होता है, जो पिल्लो होता है, उसका केयर किस तरीके से करना होता है। तो प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग वेट और स्टेन, हमेशा जो उसे बचाना है कि वो गीला ना हो जाए या फिर जो उसमें दाग ना आ जाए। ब्रश रेगुलरली टू अवॉइड डस्ट कलेक्शन, क्या है, ब्रश रेगुलरली तो अवॉइड डस्ट कलेक्शन, उसमें जो है डस्ट ना पड़ जाए, इस कारण से जो है उसको हमेशा ब्रशिंग करते रहना है। नेक्स्ट है यूज वॉशेबल कवर ओवर मैट्रेस एंड पिल्लो, हमेशा क्या करना है, उसके ऊपर जो है कवर लगा देना है, ताकि जो है हमें उससे धोना ना पड़े। हम कवर को लेके जाएंगे, उसको अच्छे तरीके से साफ कर देंगे और फिर से जो है उस कवर को लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है डिसइंफेक्टेंट बाय एक्सपोजिंग टू सनलाइट, जब भी उसको सुखाना हो उसको जाकर के जो है हर एक 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन में जो है जाके उसे धूप में रखना है, ताकि धूप ही जो है उसे क्या करेगा, डिसइंफेक्टेंट कर देगा, उसमें जितने भी कीटाणु होंगे उसको मार देंगे हीट के वजह से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है इफ वॉशिंग नीडेड, लेकिन अगर फिर भी जो है वॉशिंग करना जरूरी हो गया है तो वॉश अंडर रनिंग कोल्ड वाटर, हमेशा जो है कोल्ड वाटर से साफ करेंगे और रनिंग वाटर में साफ करेंगे। कहीं पानी भर करके जो है उसमें घुसा घुसा के साफ नहीं करना है, हमेशा चलता हुआ पानी से जो है उसे साफ करना है, ताकि जो भी इंफेक्शन रहेंगे वो सीधे बहते हुए निकल जाएंगे, वहां पर जमा नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है इंपोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग लाइनिन। आखिर लाइनिन को हम लोग मेंटेन क्यों करते हैं, इसका योगदान क्या होता है, इंपोर्टेंस क्या होता है, तुम लोग समझ ही गए होंगे। प्रोवाइड कंफर्ट टू पेशेंट, ये क्या करता है, पेशेंट को कंफर्ट देता है, उससे कोई महक नहीं आएगा, गंदापन नहीं लगेगा, बहुत ही साफ सुथरा लगेगा। प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, यहाँ पर जो किसी दूसरे पेशेंट का इन्फेक्शन जो है किसी दूसरे में ना चला जाए, इसके लिए भी जरूरी होता है। एंड प्रमोट करता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस बाय इंक्रीजिंग लाइनिन लाइफ स्पैन। ठीक है, अगर तुम जो है लाइनिन को अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखोगे, आयरनिंग करोगे, तो उसका जो है लाइफ स्पान भी बढ़ जाएगा, लंबे समय तक वो टिकेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है केयर ऑफ स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे हॉस्पिटल में जो है बहुत सारे स्टील के भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट वहां पर होते हैं, कटिंग करने का, चीरा लगाने का, सीने का, ये सभी चीज जो होता है वो स्टील का ही होता है। ओके, तो यहां पर कहा जा रहा है कि हीट रेसिस्टेंट, एंटी कोरोसिव, लॉन्ग लास्टिंग बट एक्सपेंसिव। जो स्टील इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हीट रेसिस्टेंट होते हैं, अगर उसको गर्म किया जाए कोई दिक्कत नहीं है। एंटी कोरोसिव होता है, कोई भी एसिड वेसिड से उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, लंबा समय तक चलता है, लेकिन
एक्सपेंसिव होता है, तो इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है। स्टेरलाइज विया ऑटोक्लेविंग एंड केमिकल स्टेरिलेंट, इसको अच्छे तरीके से स्टेरलाइज करना होता है, किसमें, ऑटोक्लेविंग में या फिर केमिकल स्टेरिलेंट में। ऑटोक्लेविंग क्या होता है भाई, इसमें जो है हम लोग चीजों को स्टेरलाइज करते हैं। अब बहुत को ये भी नहीं पता होगा सर स्टेरलाइजेशन होता क्या है, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो भैया जी जब तुम पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी, वहां पर जो है अच्छे तरीके से बताया गया है ऑटोक्लेविंग क्या होता है। फिर भी मैं तुमको बता देता हूं कि एक अच्छा सा बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें घुसा करके जो है सारे बर्तन को रखे जाते हैं, सारे इक्विपमेंट को रखे जाते हैं, और उसको जो है इलेक्ट्रिक में लगाया जाता है, और वहां पर वाटर जो है बहुत ज्यादा हीट होता है, एक प्रेशर कुकर के समान ही जो है प्रेशर बनता है, और उसके माध्यम से जो है जितने भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। ओके, तो ये जो है एक ऑटोक्लेविंग मेथड होता है जिसके माध्यम से जो है जितने भी स्टील के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको जो है स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आता है आफ्टर यूज, जब भी जो है यूज हो गए हो, क्लीन अंडर रनिंग वाटर बिलो 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमेशा रनिंग वाटर में जो है 45 डिग्री सेल्सियस में रखना है, गर्म पानी में रखने हैं। एंड हाई हीट काउज प्रोटीन कोगुलेशन, क्या होता है, जब भी जो है हाई हीट में रखा जाता है क्या होता है, जो भी वहां पर ब्लड होंगे, स्टेन होंगे, मसल्स होंगे, वो सारे जो है प्रोटीन जो है कोगुलेट कर जाएंगे और वहां से निकल जाएंगे। प्रॉपर डिसइंफेक्शन बिफोर स्टेरिलाइजेशन इज एसेंशियल, क्या है कि जब भी हम लोग स्टेरिलाइजेशन के लिए भेज रहे हो उससे पहले जो है डिसइंफेक्शन करना है उस सभी का। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन अलग होता है, स्टेरिलाइजेशन अलग होता है, चीजें एक ही होती है, प्रोसेस अलग होता है। डिसइंफेक्ट कर रहे हैं जो है जो भी कीटाणु है उसको मार के हटा रहे हैं, लेकिन जब स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं तो वहां पर पूरे तरीके से उसका एक एक छोटा छोटा जो अंडा बच्चा रह गया है, उसके जो है हल्का सा भी जो है आइटम्स रह गए उस सभी को एकदम पूरे तरीके से क्लीन कर देना। ओके, नेक्स्ट यहां पर होता है शार्प एज इंस्ट्रूमेंट्स गेट डल ड्यू टू रफ हैंडलिंग एंड हाई हीट। क्या होता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट जो कि नुकीला होते हैं, अगर उसको अच्छे तरीके से नहीं यूज किया जाए, गलत तरीके से यूज किया जाए, तो उसका क्या होता है, उसका जो मुंह होता है जो नुकीला होता है वो डल हो जाता है, टूट जाता है। तो उन सभी को जो है यहां पर ध्यान रखना होता है कि सही तरीके से जो है इसका यूज किया जाए। ओके, अब यहां पर जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। जो लोग बिगिनर होंगे उसको क्या समझ में आ रहा होगा, सर ये तो कैंची है, देखिए ये भी कैंची है, ये थोड़ा मुड़ा हुआ कैंची है, ये थोड़ा झुका हुआ कैंची है, ये सर क्या कटोरी है सर, ये थोड़ा लगता है कि अलग तरीके का कटोरी है, ये कैंची तो अलग तरीके का है, ये क्या है भाई, चुट्टा है क्या। तो नहीं भाई, ये सारे ओटी इंस्ट्रूमेंट से क्या है, ओटी इंस्ट्रूमेंट से। इसको बोला जाता है बॉल, इसको बोला जाता है किडनी ट्रे, ये है सीजर। ठीक है, तो अलग अलग नाम है इसके। यहां पर क्या है, इसके माध्यम से स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, इसी में सारे सामान को रखे जाते हैं, फिर इसको ऑटोक्लेविंग में डाला जाता है। ये भी एक बॉक्स है, स्टेरिलाइजेशन बॉक्स। ठीक है, फिर फोर्सेप्स हो गया, ये चुट्टा जो तुम बोल रहे हो ये हो गया फोर्सेप्स। तो अलग अलग सीजर हो गए, मायो सीजर हो गए, आर्टरीज हो गए, जैसा काम होता है पकड़ना अच्छे तरीके से, सीजर आर्टरीज होते हैं। तो अलग अलग काम होता है, उस सभी के माध्यम से अलग अलग तरीके के काम किए जाते हैं। ठीक है, एक देखो ये सीजर है, इसके मुंह देखो कितना चौड़ा है ना, चौड़ा, इसको कहते हैं अम्बिलिकल कटर सीजर। ठीक है, जो कि बच्चे होते हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके अम्बिलिकस होता है, उसको कटिंग करते हैं इसके माध्यम से। तो अलग अलग काम होता है अलग अलग सीजर्स का, और इसके बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में। और हर एक इंस्ट्रूमेंट को अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, उसको डिटेल से वर्णन करेंगे। यह इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कैसे देखने में लगता है, इसका यूज क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो अभी जो है इसको पूरे तरीके से नहीं देखना है, हाँ देख लेना है कि स्टील के भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उसका केयर किस तरीके से किया जाता है। पहला क्या है, मैकेनिकल क्लीनिंग स्टेप। क्या है मैकेनिकल, मैकेनिकली में होता है कि मैनुअली तरीके से क्लीन करेंगे। वॉश अंडर रनिंग वाटर, रनिंग वाटर में साफ करना होता है। यूज ए ब्रश टू क्लीन जॉइंट एंड हिंजेस, एक ब्रश लेना है और जो भी हिंजेस है जहां पर जो मुड़ता है वहां पे साफ करने हैं, जो भी क्लीनिंग जॉइंट है उसको साफ करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आता है केमिकल क्लीनिंग स्टेप्स। हम लोग जो है केमिकल के माध्यम से भी इसको क्लीन करते हैं। यूज अल्ट्रासोनिक मशीन, एक जो है मशीन होता है, वहां पे फ्लूइड रहते हैं, उसमें सभी को डाल दिया जाता है सारे इंस्ट्रूमेंट को, और वहां पर जो है उससे अल्ट्रासोनिक साउंड निकलता है और पूरा वाइब्रेशन इतना कस के होता है कि सारे जितने भी पार्टिकल्स उसमें घुसे होते हैं वो सभी निकल जाते हैं। ठीक है, ड्राई था इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद क्या करना होता है, इंस्ट्रूमेंट को ड्राई करना होता है। पेक इनटू सेट यूजिंग डबल वेपर, उसको डबल वेपर से जो है क्या करना होता है, सेट करना होता है।
फिर नेक्स्ट होता है प्लेस केमिकल इंडिकेटर स्ट्रिप, उसमें जो है एक जो भी इंस्ट्रूमेंट है वहां पर एक स्टिकर डाल देते हैं। क्या होता है? स्टिकर होता है, इसको बोलते हैं केमिकल इंडिकेटर स्ट्रिप। ये क्यों डालते हैं? वो इस तरीके से एक जो है स्ट्रिप आता है, ठीक है, यहां पर कुछ पार्टिकुलर कलर रहते हैं, उसको डाल दिया जाता है, उसके ऊपर चिपका दिया जाता है, क्योंकि जब भी जो है वो स्टेरिलाइजेशन के लिए जाएगा, स्टेरिलाइजेशन में जो भी हीट पड़ेगा उस समय जो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इंस्ट्रूमेंट को निकालेंगे और उसका कलर चेंज हुआ नजर आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका स्टेरिलाइजेशन हो गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन नहीं भी होता है और लेके चले आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि स्टेरिलाइज है या फिर नहीं है, हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर ये इंडिकेटर रहता है तो वहां पे हमें साफली तरीके से पता चल जाता है कि हाँ, इसको स्टेरिलाइज किया गया है। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है लेबल विद सेट नेम्स, डेट एंड डिपार्टमेंट, और हमेशा जो है उसको अच्छे तरीके से नेम डालने हैं, डेट डालने हैं, कब जो स्टेलाइज हुआ है और कौन से डिपार्टमेंट के ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड सेंड फॉर स्टेलाइजेशन, उसके हिसाब से जो है स्टेलाइजेशन के लिए भेजना है। तो प्रॉपर्ली तरीके से सभी मेथड्स होते हैं जिसके माध्यम से ये सारे क्लीनिंग स्टेप्स किए जाते हैं, केमिकल के माध्यम से भी या फिर स्टेलाइजेशन प्रोसेस से भी। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है केयर ऑफ ग्लास वेयर। क्या है ग्लास वेयर? ग्लास वेयर क्या होता है? ग्लास से बने हुए ऑब्जेक्ट, ग्लास से बने हुए इंस्ट्रूमेंट। तुम लोगों ने देखा होगा कि ये सारे बीकर्स हो गए, बोतल्स हो गए, जो कि क्या है, ग्लास से बने हुए हैं, तो इसको भी तो हमें केयर करना होगा। तो चूज हार्ड ग्लास, ठीक है, यहां पर जो भी जो है हार्ड ग्लास है, हिट एंड सोक रेसिस्टेंट, ठीक है, हमें वैसे ही ग्लास को चूज करना है जो कि हार्ड मटेरियल से बने हुए हो, हार्ड शीशा से बने हुए हो। और यहां पर क्या करना है, अवॉइड क्लीनिंग विद एब्रेसिव, उसे जो है जब भी क्लीन करना है पूरा रगड़ रगड़ के एब्रेसिव तरीके से नहीं करने हैं। अवॉइड सडन टेम्परेचर चेंज, और यहां पर क्या ध्यान रखना है कि अचानक से जो है हमें टेम्परेचर चेंज नहीं करने हैं। अगर जो है तुम बीकर को गर्म कर रहे हो, गर्म हो गया, ठंडे पानी में डाल दे, क्या होगा, फूट जाएगा। ठीक है, तो तुरंत टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, इसके माध्यम से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है या फिर क्रैक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर है ड्यूरिंग ऑटोक्लेविंग, जब भी जो है हम लोग ऑटोक्लेव कर रहे हो, पेड प्रॉपर्ली टू अवॉइड ब्रेकेज बाय रबिंग, क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से पेडिंग कर देना, ऊपर से एक लेयर चढ़ा देना है, कोई भी कपड़े का, कोई भी कागज का, और उसके बाद जो अच्छे तरीके से रखना है ताकि जो एक दूसरे में टकरा करके जो है फूट ना जाए। ओके, तो ये सभी चीज का जो है हमें ध्यान रखना होता है। ओके, नेक्स्ट एक और चीज देखने को मिल रहा है जिसका नाम है केयर ऑफ इनामेल वेयर। अब जो है जब तुम पहले हॉस्पिटल में देखने को मिलता था, अब तो देखने को नहीं मिलता है। तो ये इनामेल के बने हुए जो है कुछ बर्तन होते हैं, जैसे ये पेशाब करवाने के लिए है, ये कुछ बर्तन टाइप का है, ये किडनी वाला है। तो ये क्या होते थे कि पहले यूज होते थे, शुरू शुरू में अच्छा लगता था, फिर बाद में धीरे धीरे इसमें जंग लग जाते थे, तो नॉन कॉमनली यूज ना, अभी यूज नहीं होते हैं, और ये हैवी भी होते हैं एंड प्रोन टू रस्टिंग, और इसमें क्या होता है, रस्ट लग जाता है, इसमें जो है जंग लग जाता है, क्योंकि ये होते थे लोहा का, लेकिन ऊपर से जो है इसमें इनामेल का कोटिंग किया हुआ रहता था। ओके, तो अब इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसको जो है नॉर्मली जिस तरीके से साबुन पानी से साफ करना होता है उससे साफ करते थे, फिर इसको जो अच्छे तरीके से डिसइंफेक्टेंट करते थे। ओके, अब यहां पर जो हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है केयर ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो भी मशीनरी इक्विपमेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका केयर। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या होता है, सबसे पहले जितने भी जैसे सामान जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं, ठीक है, इंक्लूड कॉमनली यूज्ड हॉस्पिटल मशीन सच, जैसे हो गया सक्शन ऑपरेटर, सक्शन करने के मशीन, डिफाइब्रिलेटर जहां पर हम लोग झटका देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेबुलाइजर मशीन क्या होता है जी, पता ही होगा, नहीं पता है दिखाएंगे। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज फ्रिज फ्रिज, हॉस्पिटल में जो फ्रिज होता है रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट है मॉनिटर, नेक्स्ट है वेंटिलेटर, नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को स्पेशली तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। फिलहाल ये जरूरी है तुम्हें फर्स्ट ईयर में, ताकि तुमको समझ में आया, जब तुम हॉस्पिटल में जाओ वहां पर ये सारी चीज देखने को मिलेंगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज है क्या। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं और यहां पर देखने को मिल रहा है सक्शन एपरेटस। ऐसे कोई भी मशीन अगर तुमको ध्यान में आ जाए या फिर देखने को मिल जाए तो तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सक्शन एपरेटस है। यहां पर हम लोग प्रेशर को मेंटेन करते हैं। यहां पे 2 डब्बा लगा हुआ होता है, क्या होता है, और यहां पर एक क्या है, देखो यहां पर रबड़ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, ठीक है, जूम करूंगा तो फिर दिखाऊंगा। ये क्या है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर सबसे पहले क्या है कि यहां इलेक्ट्रिक लगाया हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक पाइप लगा हुआ है, और पाइप के लिए जो है स्पेशली तरीके से क्या होता है, एक और पाइप आता है, ठीक है, जिसमें जो है सक्शन करने के लिए जो है मुंह बना हुआ होता है। इसमें अब एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, कोई टर्मिनोलॉजीज का यूज नहीं कर रहा हूं।
ओके, तो सक्शन का एक कैथेटर इसमें लगाते हैं और यहां पर हम लोग यहां से ऑन करते हैं, रेड बटन होता है, ऑन करेंगे तो क्या होगा, उससे जो है सक्शन होगा, जैसे होता है ना कोई भी चीज, कोई चीज को सक्शन से साफ करने वाला, तो वहीं पर जो उससे हवा खिंचाएगा अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर उसको फ्लूइड में डालते हैं तो फटाफट फटाफट जो है उसको सब कुछ जो है सोख लेगा। तो अगर हम लोग सक्शन कर रहे हैं, अगर मुंह में फ्लूइड हो गया पेशेंट का, तो हम लोग उसको लेके जाते हैं और वहां पर रखते हैं और सारा फ्लूइड को जब वो सक्शन करके जो है इसी के अंदर लेके चला आता है, ठीक है। ये वाला जो डब्बा है यहां पर लेके चला आएगा, ये भरेगा तो फिर जो है इससे जो है यहां से यहां भेज देगा। और यहां पर क्या होता है कि नंबरिंग के बार आता है, कितना लीटर हुआ है ये भी यहीं पे बताता है, और यहां पे हम लोग कंट्रोल करते हैं कि कितना प्रेशर से खींचना है, ठीक है। बहुत कस के खींच देंगे तो पता चला कि मसल्स और अतरी वतरी सब लेके अंदर चला गया, ऐसा नहीं करना होता है। एक नॉर्मल प्रेशर जो भी रहता है उससे जो है यहां पर किए जाते हैं। ओके, तो ये है सक्शन मशीन, सेक्शन एपरेटस। अब एक नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, ये है डिफाइब्रिलेटर। ये क्या होता है, झटका देने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है चेस्ट पे दिया जाता है, अगर स्ट्रोक आ रहा है या फिर जो है मतलब क्या कहते हैं पल्स रेट घट गया है, तो उसको लेके जाते हैं और पूरा कस के झटका मारते हैं इलेक्ट्रिक का, ताकि जो है हार्ट फिर से जो है हार्ट बीट करना स्टार्ट कर दे। ओके, तो ये डिफाइब्रिलेटर होता है। ओके, अब यहां पर एक और मशीन देखने को मिल रहा है जिसका नाम है नेबुलाइजर मशीन। इसका जो है तुम लोग यूज किया हो, क्या होता है ये नेबुलाइजर मशीन होता है, यहां पर मास्क लगे होते हैं और इससे क्या होता है, इसको इलेक्ट्रिक में हम लोग लगाते हैं और यहां पर ऑन कर देते हैं। अब यहां पर मेडिसिन डाले जाते हैं, कौन सा मेडिसिन डालते हैं यहाँ पर हो गया एस्थेलिन, हो गया ब्यूडेकार्ट, हो गया, ये सभी डाल करके जो है यहाँ पर ऑन करते हैं और फिर जो है मास्क लगा देते हैं, ताकि जो उसका जो एयर का जो वे है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए, अच्छे तरीके से सांस ले पाए, इसलिए जो है यहाँ पर देते हैं। जब किसी को अस्थमा हो जाता है, दम फूलता है, तो भी ये देते हैं। ये है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है कि मेनली जब तुम हॉस्पिटल में जाओगे, जब वार्ड में जाओगे, आईसीयू में जाओगे, तो वहां पर जो है मॉनिटर लगे हुए होते हैं और यहां पर जो मॉनिटर जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक से कनेक्ट होता है, उसके बाद यहां पर बीपी हो गया, बीपी वाले जो है हाथ में लगा दिए, फिर यहां पर जो है पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ये किसी उंगली में लगा दिए, उसके बाद जो है ईसीजी के लिए जो है 5 जो है यहाँ पर यूनिट होते हैं, वो सभी को जो है 5-7 जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि इस तरीके से जो है ऑलरेडी जो है ये सभी नापते रहता है कि इसका जो है बीपी क्या है, इसका ब्लड प्रेशर क्या। अगर तुम ध्यान से, मैं जूम करता हूं शायद तुमको दिख जाए, देखो इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पर कुछ शायद चाइनीज में लिखा हुआ है, बट ये जो है इसके पल्स रेट है, ये इसके बीपी है, ये इसके जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ये इसके रेस्पिरेटरी रेट है। तो ये सभी जो है यहाँ पर दिखते हुए रहते हैं, हर एक चीज को अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो मतलब जो है हमें बार बार जाके चेकिंग नहीं करना है कि इसका बीपी क्या है, इसका पल्स रेट क्या है, इसका ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, ये लगे हुए हैं और ये कंटिन्यूअसली जो है नापते रहता है और सभी चीज जो है सामने दिखते रहता है। अगर जो है पल्स रेट गिर जाएगा या फिर ब्लड प्रेशर डाउन होता है, तो वहां पर जो है अलार्म लगा हुआ होता है, वो टे 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 बजना शुरू कर देगा। ओके, अब यहां पर एक और मशीन देखने को मिल रहा है जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। सभी जानते होंगे ये क्या होता है, पल्स एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन को देखने के लिए काम में आता है, इंसान का पल्स कितना है, इंसान का ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है यह रेफ्रिजरेटर फ्रिज है जी। यहां पर ऐसे मेडिसिन को रखा जाता है जिसको जो है कम तापमान में रखना होता है। ओके, तो रेफ्रिजरेटर है, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट यहां पर आता है एक और मशीन जिसका नाम है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है इसके बारे में एक स्टोरी मैं तुमको बताता हूं। मैं फर्स्ट ईयर में था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में था और किसी वजह से जो है, शायद मैं तेज था या फिर पढ़ने में अच्छा था, तो मेरे को 2-4 दिन के लिए आईसीयू में रखा गया था कि जो है तुम जाओ और वहां पे देखो क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम चलता है। तो वहां पर एक पेशेंट जो है बहुत ही ज्यादा वो क्रोनिक कंडीशन में था, उसको सीपीआर देना था, तो डॉक्टर सीपीआर दे रहे थे, उसके बाद जो है मैं सीपीआर दे दिया, उसके बाद फिर एक नर्स थे, लगातार कंटिन्यूअसली जो है उसको सीपीआर दे रहे होते हैं। और सीपीआर देने के बाद क्या होता है, डॉक्टर बोल देता है कि इसका डेथ हो गया है, ठीक है, हम लोग इतना मेहनत किया, उसके बाद पेशेंट का डेथ हो गया। अब क्या होता है कि मेरे को पता नहीं था कि वेंटिलेटर क्या था, उस समय मैं एकदम बिगिनर में था, तो मुझे पता नहीं था कि वेंटिलेटर क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट का डेथ हो गया है। अब पेशेंट का डेथ हो गया, ठीक है, मैं भी ठीक, ओके, नॉर्मल हो गया। फिर मैं देख रहा हूं तो पेशेंट जो है अच्छे तरीके से ब्रीदिंग कर रहा है, मीन जो उसका चेस्ट है वो ऊपर नीचे हो रहा है। मेरे को लग रहा है ये जिंदा है, तो डॉक्टर बोल रहा है कि मर गया है। ये मर कैसे गया, जबकि इसके जो है धड़कन चल रहे, मीन्स धड़कन नहीं, क्या कहते हैं, वो ब्रीदिंग जो है चल रहा है, छाती जो है ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैं डॉक्टर के पास गया सामने से, उसके बाद बोलता है सर इसका तो देख रहे हैं कि चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये मर कैसे गया है। तो वो मेरा मुंह देख रहा है कि भाई तुम
तुम कौन से ईयर के हो, उसके बाद जो नर्सिंग इंचार्ज होता है उसको बोल दिया। तो फिर पता चला कि मैं बिगिनर्स हूँ, फर्स्ट ईयर में इसे आईसीयू में जाना होता नहीं है, लेकिन मैं आया हुआ था। तो वहां पर बोला गया कि नहीं, इसमें वेंटिलेटर लगा हुआ है, वेंटिलेटर जो है इसको सांस दिलवा रहा है। तो वेंटिलेटर का काम क्या होता है कि जब भी तुम सांस लेते हो तो जितना सांस तुम लेते हो उसको लेने देता है, और जितना नहीं ले पा रहे हो वो एक्स्ट्रा फोर्स लगा देता है ताकि तुम अच्छे तरीके से ले सको। तो पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से सांस ले पाए, उसका पल्स रेट, हार्ट रेट जो है अच्छे तरीके से काम करे। तो वेंटिलेटर लगा हुआ था, इसलिए जो है ऐसा लग रहा था कि वो सांस ले रहा है, एक्चुअली में वो इंसान सांस नहीं ले रहा था, वो वेंटिलेटर ही उसको जबरदस्ती सांस दिलवा रहा था, बट एक्चुअली में पेशेंट जो है डेथ हो चुका था। ओके, अब यहां पर हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिसको रिमेंबर करना होता है? पहला है केयर एंड सेफ्टी टिप्स। केयर एंड सेफ्टी टिप्स पहला क्या है? पावर एंड सेफ्टी। जब भी हम लोग बात करते हैं पावर एंड सेफ्टी का, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो स्विच ऑफ इक्विपमेंट्स व्हेन नॉट इन यूज। ठीक है, जब भी यूज नहीं हो रहा है उसको क्या करना है? स्विच ऑफ कर देना है। कीप इक्विपमेंट इन सेफ, ड्राई एंड एप्रोप्रिएट प्लेस। हमेशा जो है सेफली तरीके से ड्राई प्लेस में रखना है, एंड जहां पे रखना होता है वहीं पे रखना है। डिफाइब्रिलेटर शुड ऑलवेज रिमेन चार्ज एंड रेडी टू यूज। ठीक है, हमेशा उसको चार्ज करके रखने हैं, जब भी एकदम तुरंत इंस्टेंटली यूज करना पड़े तुरंत जो इस तरीके से किया लगाए, एकदम मारे झटका खड़ाक से एकदम। ओके, तो हमेशा डिफाइब्रिलेटर जो है हमेशा जो है चार्ज होने चाहिए। नेक्स्ट है क्लीनिंग एंड हाइजीन। हमेशा जो है उसका क्लीनिंग एंड हाइजीन का मेंटेनेंस करके रखना है। क्लीन इक्विपमेंट्स एंड द पार्ट विद द सॉफ्ट वेट क्लॉथ। ठीक है, सॉफ्ट एंड वेट क्लॉथ से हमेशा उसको क्लीन करना है। अवॉइड करना है हार्श केमिकल से जो उसको डैमेज कर सकते हैं उसके सरफेस को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है केयर ऑफ सक्शन एपरेटस। हमेशा जो है सक्शन एपरेटस का केयर करना है। रिप्लेस ट्यूबिंग एवरी 24 आवर। हमेशा जो है 24 घंटे के बाद जो है उसके ट्यूब को चेंज करना होता है। चेक सक्शन प्रेशर बिफोर इज यूज। मीन जो है जब भी हम लोग उसका यूज कर रहे हैं तो हमें देखना है कि कितना उसका प्रेशर है, कितना प्रेशर से वो खींच रहा है। ज्यादा नहीं लगा देना है, और हल्का कर दिया तो वो खींच ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है चेकिंग वर्किंग कंडीशन। हमें जो है उसके वर्किंग कंडीशन को चेक करने हैं। टेस्ट इक्विपमेंट बिफोर यूज एंड एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग। हमेशा जो है हमें इक्विपमेंट को टेस्ट करते रहना है, और प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ये भी चेक करना है। रिपोर्ट करना है फॉल्ट्स और एब्नॉर्मल साउंड इमीडिएटली। अगर जो है मशीन एब्नॉर्मल साउंड कर रहा है या फिर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है तो हमें जो है रिपोर्ट करना होता है। अगर रिपोर्ट नहीं किए, इमरजेंसी में ऐसा हो गया, तो किसका जिम्मेदारी होगा? तुम्हारा जिम्मेदारी होगा, क्योंकि तुम्हारा काम है इन सभी को मेंटेनेंस करके रखना। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है केयर ऑफ रेफ्रिजरेटर। जब भी रेफ्रिजरेटर होता है उसको हमें केयर करना है। डू नॉट स्टोर, उसको स्टोर नहीं करना है। मींस ऐसे कौन कौन से सामान है जो कि स्टोर नहीं करने? पहला, वो रेफ्रिजरेटर जहां पर जो है हमें मेडिसिन रखने होते हैं, बॉडी के फ्लूइड रखने होते हैं, वहां पे फूड आइटम्स को नहीं रखने हैं। एक्सपायर्ड मेडिसिन को वहां पे नहीं रखने, उसको हटा देने हैं। ओपन मेडिकेशन वायल्स को नहीं रखने हैं, मींस खुला हुआ मेडिसिन को नहीं रखना है। अनयूजुअल ब्लड सैंपल्स को वहां पे नहीं रखने, मींस बिना मतलब का किसी भी आदमी का ब्लड को लेके आ गए वहां पे घुसा के रख दिया, ऐसा नहीं करना है। और मेंटेन करना है करेक्ट टेम्परेचर एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। जितना भी एक टेम्परेचर होता चाहिए उसी टेम्परेचर में रखना है, ये नहीं कि एकदम पूरा एकदम बढ़ा चढ़ा के रख दिए हैं। अब इसके भी तरीके होते हैं। जो एक फ्रिज होता है, जो एक रेफ्रिजरेटर होता है, उसके ऊपर वाले हिस्से में क्या रखना होता है, उसके नीचे वाले हिस्से में क्या रखना होता है, सबसे नीचे वाले हिस्से में क्या रखना होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रखना होता है, और इन सभी के बारे में मैं तुमको बताने वाला हूं। एकदम टेंशन नहीं लेना है, हमारा नर्सिंग फाउंडेशन के पूरे फाउंडेशन को बना के मानेंगे। ओके, अब यहां पर जो हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है इक्विपमेंट मेंटेनेंस। ये एक जो है डेफिनेशन है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? ए सेट ऑफ एक्टिविटीज, ऐसे एक्टिविटीज जो किए जाते हैं इक्विपमेंट्स को ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, इंश्योरिंग करने के लिए सेफ्टी को, रिलायबिलिटी को, मीन जब भी हम लोग को जरूरत पड़े हमें मिल जाए, एंड रेडीनेस फॉर पेशेंट केयर, ताकि जो है पेशेंट को जब भी जरूरत पड़े वहां पर जो है अच्छे तरीके से केयर दिया जा सके। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है केयर ऑफ प्लास्टिक आइटम्स इन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में बहुत सारे प्लास्टिक्स के आइटम्स भी होते हैं। किसके आइटम्स होते हैं? प्लास्टिक के भी आइटम्स होते हैं। और ये जो होता है, जो प्लास्टिक के आइटम वो वाइडली यूज होते हैं हॉस्पिटल में ड्यू टू लाइट वेट, क्योंकि ये हल्का होता है। ड्यूरेबिलिटी होता है, मीन टिकता भी है। लो कॉस्ट होता है क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है। एंड डिस्पोजेबिलिटी होता है, मीन उसको आसानी से जो है हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। दिस आइटम्स इंक्लूड बोथ सिंगल यूज एंड द रियूजेबल प्लास्टिक आर्टिकल। इसमें बहुत सारे ऐसे भी आर्टिकल्स होते हैं जिसको सिर्फ सिंगल यूज करना होता है और फेंक देना होता है, और बहुत सारे ऐसे भी आर्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, फिर उसके बाद रखते हैं, क्लीन करते हैं, स्टरलाइज करते हैं और फिर इसका यूज करते हैं।
ओके, तो यहाँ पर कुछ जो है कॉमन प्लास्टिक आइटम्स यहाँ पर दिए गए, जैसे हो गया आईवी ट्यूब्स। क्या होता है जी आईवी ट्यूब्स, पता है? सिरिंजेस हो गए, कैथेटर बैग्स हो गए, किडनी ट्रे हो गए, बेड पेन्स हो गए, फीडिंग बोटल्स हो गया, मेडिसिन कप्स हो गया, स्पेसिमेन कंटेनर हो गया, सक्शन जार हो गया, फेस शील्ड हो गया, वाटर जंक्शन ग्लासेस हो गए। ये सारे प्लास्टिक के आइटम्स हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? एक एक करके सारे पिक्चर्स को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ये क्या क्या चीज होता है। ओके, तो सबसे पहला जो पिक्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है डेट इज द आईवी सेट। तुम लोगों ने देखा होगा जब भी आईवी फ्लूइड्स को डाल रहे होते हैं, एनएस को, डीएनएस को हम लोग डाल रहे होते हैं, इसी के माध्यम से इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, बोतल में डालते हैं और यहां पर इसको जो है इंसान के वेन्स में डालते हैं और उसके बाद जो है यहां से हम लोग रेगुलेट करते हैं। डेट इज द आईवी सेट्स, प्लास्टिक का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है सिरिंजेस। कौन नहीं जानता होगा, 5 ml का, 20 ml का, 10 ml का ये सिरिंज है, इसको एक बार यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं, डिस्पोजेबल है। नेक्स्ट है किडनी ट्रे। बहुत सारे किडनी ट्रे जो है प्लास्टिक के भी बने होते हैं, तो इसका भी यूज किया जाता है। किडनी ट्रे का मेन काम क्या होता है, जो भी गंदगी का प्रोडक्ट है उसको वहां पे रखना या फिर किसी पार्टिकुलर चीज को कैरी करना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है यह है कैथेटर बैग। जो कैथेटर से हम लोगों ने देखा था रबड़ वाले मटेरियल्स में, वहां पर कैथेटर जो है उसके पेनिस में डाला जाता है, यूरेटर में डाला जाता है, उसके बाद जो है यहां से कनेक्ट किए जाते हैं ताकि जो भी यूरिन आए वो यहां से जो है यहां पे स्टोर हो जाए। और यहां पे माप लगा हुआ होता है कि कितना जो है ml जो है यूरिन किया है। ओके, और ये जो है टांगने के लिए होता है, कहीं पर भी जो है हुक लगा कर हम लोग टांग देते हैं। ये भी जो है प्लास्टिक का बना होता है। ये क्या है, ये बेड पेन से मीन जो है वैसे पेशेंट जो कि जाके ट्रेवल करके जो है मीन्स लेटरिन नहीं जा सकते हैं, पेशाब नहीं जा सकते हैं, तो उसको जो है बेड पर ही ये रखा जाता है और यहीं पर जो है वो अपना जो है लेटरिन करना होता है, पेशाब करना होता है, वो यहीं पे कर देते हैं, पर इसको ले जाकर के जो है फिर जो है डिस्कार्ड करना होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है फीडिंग बोतल। ये भी प्लास्टिक के होते हैं, एक्चुअली में ये रबड़ का होता है और ये प्लास्टिक का होता है। तो फीडिंग बोतल्स होते हैं जो कि बच्चे के लिए होते हैं। सक्शन जार होता है, जो कि तुम लोगों ने देखा था सक्शन मशीन को, सक्शन अप्रेजर को। यहाँ पर जो जार होते हैं बहुत जगह पर जो है प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और यहाँ पर क्या है ml लिखा हुआ है, कितना ml जो है फ्लूइड निकला है बॉडी से। नेक्स्ट है फेस शील्ड। तुम लोग यहाँ पर देख रहे होगे फेस शील्ड क्या है, ये ऊपर से एक तो होता है मास्क लगाए हुए हैं, एक फेस शील्ड लगाए होते हैं। अगर ऐसा कोई जगह है जहां से इंफेक्शन आ सकता है, बॉडी फ्लूइड जो है छिलक सकता है, तो वहां पर हम लोग फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जो है प्लास्टिक से बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और साफली तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यह मेडिसिन कप। क्या है मेडिसिन कप, इस मेडिसिन कप से जो है हम लोग मेडिसिन को क्या करते हैं, नापते हैं कि कितना ml देना है, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, ये सभी जो हम लोग यहाँ से नापते हैं। यह है कंटेनर। क्या है कंटेनर, अगर जो है स्टूल का क्या करते हैं सैंपल लेना है, यूरिन का सैंपल लेना है, तो हम लोग इसी से जो है लेते हैं। या फिर स्पेसिमेन कंटेनर, अगर जो है बॉडी का कोई भी फ्लूइड हमें कलेक्ट करना है, मांसपेशी कलेक्ट करना है, हम लोग को लेकर के यहाँ पर कंटेन कर देते हैं, जहां पे कभी कभी फ्लूइड भी होते, कभी कभी फ्लूइड नहीं भी होते। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है वाटर जंक्शन ग्लासेस। इसके बारे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ग्लासेस के भी हो सकते हैं। तो वाटर जग हो गया या फिर ग्लासेस हो गए, जैसे प्लास्टिक के हैं, तो कहीं कहीं पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर ऑफ प्लास्टिक आइटम। जब भी हम लोग प्लास्टिक आइटम्स का यूज करते हैं, उसका जो है किस तरीके से केयर करना है। पहला है कि वहां पर हीट नहीं डालने, क्योंकि प्लास्टिक है गल जाएगा, प्लास्टिक मेल्ट कर जाते हैं, डिफॉर्म कर जाते हैं इजीली तरीके से। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग केमिकल्स लाइक फिनोल्स, बेंजीन शुड बी अवॉइडेड। यहां पर जो है स्ट्रॉन्ग केमिकल को भी नहीं रखने हैं, उसके कंटेक्ट में नहीं लाने हैं। यूज करना है माइल्ड सोप को, वार्म वाटर को फॉर क्लीनिंग के लिए। डू नॉट यूज एब्रेसिव स्क्रबर, मीन जो है जबरदस्ती बहुत कस कस के साफ नहीं करने से क्या होगा, वहां पर स्क्रैच आ जाएंगे। ठीक है, ड्राई इन शेड, हमेशा शेड में उसको सुखाना है। और डू नॉट यूज डैमेज्ड और करेक्ट प्लास्टिक आइटम। कभी भी जो है प्लास्टिक आइटम, वैसे आइटम जिसको जो है डैमेज्ड हो गया, करेक्ट हो गया, उसका यूज नहीं करना है। एलवेज फॉलो हॉस्पिटल पॉलिसी, हमेशा जो है हॉस्पिटल के पॉलिसी को ध्यान रखना है। जो डिस्पोजेबल आइटम्स है उसको डिस्पोज कर देना है, जो नहीं है उसको अच्छे तरीके से कंटामिनेट होने से बचाना है। फॉर रियूजेबल प्लास्टिक आइटम्स इंश्योर प्रॉपर डिसइंफेक्शन। ठीक है, जो भी रियूजेबल प्लास्टिक आइटम्स है जो है उसको हम लोग यूज करते हैं, फिर डिसइंफेक्टेंट करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर डिसइंफेक्शन करना है। ओके, अब हम लोग को जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन स्टेप फॉर प्लास्टिक आइटम। जो प्लास्टिक आइटम्स है उसको जो है क्लीनिंग कैसे करते हैं, डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं। क्लीनिंग के लिए क्या है, रिंस इमीडिएटली आफ्टर यूज। जैसे तुम लोगों ने यूज किया उसको तुरंत जाकर के जो है साफ करो पानी से, या फिर चलता हुआ पानी से तुम्हें साफ करना है। नेक्स्ट है वॉश विद सोप प्लस वार्म वाटर यूजिंग सॉफ्ट क्लॉथ और ब्रश। तुम्हें जब भी साफ करना है सोप एंड वार्म वाटर से यूज करना है, और यहां पर जो है क्लॉथ एंड ब्रश का यूज करना है। अवॉइड करना है बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर से साफ नहीं करना है, इससे क्या होगा
होगा, प्लास्टिक की जो है वो व्रेप कर जाएगा, वो बेल्ट कर जाएगा। डिसइंफेक्शन की जब बात करते हैं तो सुटेबल डिसइंफेक्शन जो भी होते हैं उसका यूज करना है, जैसे हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड, ग्लूटरलडिहाइड हो गया, फिर जो है क्लोरोहेक्सिडाइन हो गया। ये जो है अगर इसको यूज करते हैं तो 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है, ये यूज करते हैं तो 20 से 30 मिनट तक छोड़ देना है। क्लोरोहेक्सिडाइन होता है रिकमेंडेड, मीन जो है ये ज्यादा करके यूज किए जाते हैं प्लास्टिक्स आइटम्स को साफ करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर कहा गया है कि ऑटोक्लेविंग इज ए जनरली नॉट रिकमेंडेड अनलेस प्लास्टिक इज हीट रेसिस्टेंट पीपीपीसी सर्जिकल आइटम्स। मींस बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिसको जो है क्या किया जाता है, ऑटोक्लेव किया जाता है, यहाँ पर स्टरलाइज किए जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है प्लास्टिक आइटम्स को स्टरलाइज नहीं किए जाते हैं। अगर जो है वो हीट रेसिस्टेंट है, हीट को झेल सकता है, तब उसको कर सकते हैं, वरना इसको नहीं करते। ओके, ये कुछ क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन स्टेप्स हैं जो कि प्लास्टिक आइटम्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल प्रिकॉशन, कुछ जो है स्पेशल प्रिकॉशंस है जिसका हमें बताया गया कि डू नॉट एक्सपोज प्लास्टिक आइटम्स टू सनलाइट फॉर लॉन्ग पीरियड। लंबे समय तक जो है प्लास्टिक के आइटम्स को जो है सन में नहीं रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है, ब्रिटलनेस आ जाते हैं, टूटने का चांस रहता है। डू नॉट यूज क्रैक्ड, फेडेड एंड डिस्कलर्ड प्लास्टिक आइटम्स, मीन जो है वैसे मटेरियल प्लास्टिक के जो कि जो है टूटे हुए हैं, फेड कर गए, कलर चला गया है, वैसे में इन्फेक्शन का रिस्क होता है, हमें उसका यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है अवॉइड ड्रॉपिंग हेवी प्लास्टिक आइटम्स दे क्रैक इजीली, मींस जो है हमें उसे जो है ऊपर से छोड़ना नहीं है, गिरने से बचाना है क्योंकि वो टूट सकते हैं। एंड नेवर यूज सिंगल यूज डिस्पोजेबल, जैसे आईबी सेट हो गया, सिरिंज हो गया, कैथेटर बैग हो गया, वैसे आइटम जो कि एक बार यूज किए फिर उसके बाद जो है उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सिंगल यूज डिस्पोजेबल होते हैं। जो सिरिंज है एक बार हम लोगों ने यूज किया, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना, एकदम करना है तो करना है, उसको फिर से यूज नहीं करने हैं। ठीक है, तो जो चीज है जो कि यूज नहीं करने वाले होते उसको यूज नहीं करना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है वेस्ट डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू रूल्स। क्या है वेस्ट डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू रूल्स? तो बीएमडब्ल्यू रूल्स बहुत सारे होते हैं, कौन से कंटेनर में कौन से वेस्ट को डालना होता है ये सभी जो है स्पेशली तरीके से बताए गए होते हैं। जैसे प्लास्टिक आइटम है तो ये येलो बैग में जो है क्या डालना है, कंटामिनेटेड प्लास्टिक बॉडी फ्लूइड्स फॉर इंसिनरेशन। ठीक है, क्योंकि जो है जो भी वैसे प्लास्टिक जहां पर बॉडी फ्लूइड लगे हुए हैं, ब्लड लगे हुए हैं, या फिर जो है कोई भी फ्लूइड है, तो उसको जो है हम लोग येलो वाले बैग में डालते हैं। फिर एक ग्रीन वाला बैग होता है जो कि मेनली हॉस्पिटल में नहीं होता है, व्हाइट कलर के भी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अगर बाहर देखोगे तो ग्रीन वाले बैग भी होते हैं। तो वहां पर क्लीन प्लास्टिक वेस्ट को रखने होते हैं, जैसे बोतल हो गया, वेपर हो गया, प्लास्टिक के जो मोड़ने वाला होता है उस सभी को लेकर के जो है हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन वाले बैग में डाल देते हैं। नेक्स्ट है ब्लू बैग होता है, यहाँ पर प्लास्टिक ग्लास वेस्ट आफ्टर डिसइंफेक्शन एंड श्रेडिंग। ठीक है, तो जो ग्लास वाले आइटम्स होते हैं, जो प्लास्टिक वाले आइटम्स होते हैं, उन सभी को जो है यहाँ पर जो है आफ्टर डिसइंफेक्शन करने के बाद जो है हमें ब्लू बैग में डालने होते हैं। ओके, तो ये वेस्ट डिस्पोजल है अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू रूल्स, और जिसको जो है अच्छे तरीके से मैं इसको पढ़ा भी चुका हूं। मैं ये वाला लेक्चर को जो है अच्छे तरीके से लिया हूं कि किस तरीके से बीएमडब्ल्यू रूल्स होता है, किस तरीके से उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं, कौन से कैटेगरीज में डालते हैं, कहां पर इसको डिस्कार्ड करना होता है, अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूं अपने इसी चैनल पे। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ प्लास्टिक आइटम्स, जो प्लास्टिक आइटम्स है उसको स्टोर का करना होता है कूल प्लेस में, ड्राई प्लेस में, कीप अवे फ्रॉम द हीट सोर्सेस से बचा कर रखना है, कवर विद डस्ट प्रूफ शीट। ठीक है, हमेशा जो उसको कवर डस्ट शीट से जो है ढक के रखने हैं, एंड मेंटेन करना है स्टॉक रजिस्टर फॉर यूजेबल प्लास्टिक आइटम। वैसे प्लास्टिक आइटम जिसको जो है फिर से यूज कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से स्टॉक रजिस्टर में जो है मेंटेन करके रखने होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है इंपोर्टेंस ऑफ प्रॉपर केयर। अगर हम लोग जो है प्रॉपर केयर करते हैं तो इसका इंपोर्टेंस क्या है, प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, यही सब चीजें जो कि समय बताए गए हैं कि इन्फेक्शन से बचाना होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लाइफ जो है इसका बढ़ता है, इंश्योर करना होता है क्लीन एंड हाइजीनिक केयर को, अवॉइड करना होता है इक्विपमेंट टू मैल्फंक्शन कॉज्ड बाय द डैमेज्ड प्लास्टिक आइटम। ठीक है, ताकि वो टूट ना जाए, वो जो है खराब ना हो जाए, इस सब चीज से बचाने के लिए जो है हमें ये सब चीज का ध्यान रखना होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है केयर ऑफ फर्नीचर्स आइटम्स इन हॉस्पिटल। अब हम लोग बात करने वाले हैं फर्नीचर्स आइटम्स के बारे में। तो फर्नीचर्स आइटम्स क्या होता है, उसका केयर किस तरीके से करते हैं, उन सभी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन कहा गया कि हॉस्पिटल फर्नीचर्स रेफर्स टू ऑल मूवेबल आइटम्स। जो हॉस्पिटल फर्नीचर्स है वहां पर कौन कौन से आएंगे, वो सारे मूवेबल्स आइटम्स आएंगे जो यूज होता है पेशेंट केयर के सपोर्ट में, कंफर्ट देने में, मेडिकल प्रोसीजर्स के समय, और द फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ, जो हेल्थ केयर स्टाफ के फंक्शनिंग को आसान कर दे, पेशेंट को केयर देने में सपोर्ट करे, कंफर्ट देने में सपोर्ट करे, एंड मेडिकल प्रोसीजर में जो है काम दे। दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द हॉस्पिटल फर्नीचर्स।
ओके, तो कौन कौन से हॉस्पिटल फर्नीचर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके पिक्चर्स भी देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। पहला पर्पस होता है टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू पेशेंट। जो भी पेशेंट है उसको जो है कंफर्ट एंड सेफ्टी को प्रोवाइड कर सके, उसको पहुंचा सके। टू असिस्ट हेल्थ केयर स्टाफ इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जो भी डायग्नोसिस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उस समय जो है हेल्थ केयर स्टाफ को असिस्ट करना। नेक्स्ट है टू सपोर्ट मूवमेंट एंड पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के पोजिशनिंग करने में, पेशेंट को मूवमेंट करने में जो है उसको आसान किया जा सकता है इस फर्नीचर के माध्यम से। नेक्स्ट है टू इंप्रूव हॉस्पिटल इन्वायरमेंट एंड वर्क फ्लो। जो भी हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है उसको और अच्छा बनाया जाए और इंप्रूवमेंट किया जाए, अच्छा देखने में लगे, जो काम हो रहा है उसको और आसानी से किया जाए, तो वर्क फ्लो को बढ़ाने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है टू हेल्प इन मोबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन। जो पेशेंट है उसके मोबिलिटी के लिए, एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाने के लिए, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, ताकि उसको ठीक करके जो है फिर से समाज में जाके रखा जा सके, इन सब के लिए जो है यहां पर केयर ऑफ फर्नीचर जरूरी होता है। नेक्स्ट है टू मेंटेन हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। जो भी इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए, हाइजीन को मेंटेनेंस करने के लिए, दूसरी जगह इन्फेक्शन फैले नहीं, उन सब के लिए भी जो है एक अच्छा फर्नीचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यहां पर हम लोग को जो है बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं हॉस्पिटल फर्नीचर्स का। तो कौन कौन से हॉस्पिटल में कौन कौन से फर्नीचर्स होते हैं उस सबका सबसे पहले नाम देखते हैं। पहले हम लोग नाम देखेंगे, उसके बाद उसका पिक्चर्स भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसका यूज कहां होता है। पहला है पेशेंट केयर फर्नीचर्स, मीन ऐसे फर्नीचर जो कि पेशेंट केयर देने में यूज किया जाता है। जैसे हो गया हॉस्पिटल बेड, बेड साइड लोकर, ठीक है, ओवर बेड टेबल, मीन जो है हेड के तरफ जो है रखा जाता है एक ऐसे टेबल को, बेड साइड चेयर, चेयर, मेट्रेस, पिलो, ये सभी का हम लोग पिक्चर देखने वाले हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर फर्नीचर। वैसे फर्नीचर जहां पर जो है ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर किए जाते हैं, सर्जरी किए जाते हैं। जैसे हो गया एग्जामिनेशन टेबल, कोच, ड्रेसिंग ट्रॉली हो गया, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली हो गया, क्रेस कार्ट हो गया, इमरजेंसी ट्रॉली हो गया, स्ट्रेचर, आईबी स्टैंड, ऑपरेशन टेबल, मायो स्टैंड, ये सभी जो है ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर फर्नीचर है। ठीक है, अब यहां पर देखने को मिलता है वार्ड एंड रूम फर्नीचर। क्या है वार्ड एंड रूम फर्नीचर? ये सारे फर्नीचर जो है वार्ड में होते हैं या फिर रूम में होते हैं। जैसे हो गया वार्ड कपबोर्ड, जहां पर जो है सारे सामान रखे जाते हैं, सारे अलमीरा जो होते हैं वो वार्ड कपबोर्ड में आते हैं। नर्सिंग स्टेशन हो गया, टेबल्स हो गया, चेयर्स हो गया, वेटिंग रूम सीटिंग हो गया, बेंचेज हो गया, रिक्लाइनर चेयर हो गया, ऐसे चेयर जिसको जो है हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। साइड स्क्रीन फॉर प्राइवेसी, अगर किसी का प्राइवेसी को मेंटेन करना है उसके लिए जो है साइड स्क्रीन्स होते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फर्नीचर होते हैं, जैसे कि हो गया ऑफिस टेबल्स एंड चेयर, फाइन कैबिनेट एंड स्टोरेज यूनिट एंड कंप्यूटर टेबल। तो ये सभी जो है क्या है फर्नीचर हैं जो कि हमें हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर बहुतों का नाम जान पाते हैं कि हाँ इसका यूज ये होता होगा, या फिर उसको हम लोग नहीं जानते तो पूछते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पर देख ले, समझ ले, उसके केयर किस तरीके से करते हैं उसको जान ले, तो हम लोग वहां पर आसानी से पहचान सकते हैं। ओके, अब हम लोग एक एक करके जो है सारे पिक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहला है हॉस्पिटल बेड, जो कि जो है इलेक्ट्रिक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसको जो है एक रिमोट होता है, उस रिमोट के माध्यम से हम लोग जो है इसको ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं, या फिर जो है साइड रेल को खोल सकते हैं, साइड रेल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। हर एक चीज जो है हम लोग इसको रिमोट के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज द एडवांस बेड। ओके, अब इसी का जो एक दूसरा आता है जो कि मैनुअल बेड होता है। इसको हम लोग रिमोट से नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक से नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है यहां पर हैंडल दिया गया रहता है। हैंडल को हम लोग घुमाएंगे तो ऊपर उठ जाएगा बेड, फिर घुमाएंगे उल्टा तरफ से तो ये जो है नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऊपर नीचे होता है, ये भी एक एडवांस बेड है। लेकिन जो है अभी जो नॉर्मल हॉस्पिटल में जाओगे तो ये सब बेड नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो आईसीयू वगैरह होता है वहां पर तुमको ये सब बेड जो है तुमको देखने को आराम से मिल जाएंगे। ओके, अब इसमें क्या होता है कि साइड रेल बने हुए होते हैं। साइड रेल क्या होता है? साइड रेल जो होता है प्रोटेक्शन के लिए होता है कि पेशेंट गिर ना जाए, इसके लिए जो हम लोग साइड रेल लगा देते हैं। नेक्स्ट है ओवरबेड टेबल। ये जो है जितने भी यहाँ पर बेड होंगे उसके जो है बगल में जो है एक ओवरबेड टेबल रखा होता है, जहां पर पेशेंट अपना सामान या फिर उसके मेडिसिन हो गए या फिर उसके जो है जो भी पर्सनल आइटम्स होते हैं वो सभी यहाँ पर रखे होते हैं ओवरबेड टेबल पे। नेक्स्ट होता है बेड साइड चेयर। बेड के बगल में जो है चेयर रखा हुआ होता है, जैसे अगर पेशेंट को खाना है, पेशेंट को कुछ किताबें पढ़ने हैं या फिर जो है बैठना है लग करके, उसके लिए बेड साइड चेयर होते हैं। अब ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये जो इसके नीचे घुस जाता है, ठीक है, यहाँ घुस जाएगा, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो यहाँ पे चला आता है इस तरीके से। तो यहाँ पे पेशेंट जो आराम से बैठेगा और यहाँ पर जो है हाथ रख के बैठ सकता है या फिर कुछ खा सकता है।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोग को देखने को मिलता है, डेट इज द विजिटर चेयर। यहाँ पर लोग आते हैं तो बैठते हैं, इसको बताने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेट्रेस एंड पिलो, ये हो गया गद्दा जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रेस। ये है पिल्लो, तो ये भी जो है किस तरीके से बनाना होता है, सभी चीज होता है। जब हम लोग जो है बेड मेकिंग पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बेड मेकिंग किया जाता है, किस तरीके से पहले मेट्रेस होता है, फिर क्या होता है, मैकिंटोश डालते हैं, तो हर एक चीज के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन टेबल। ये तुमको नॉर्मली जो है क्लिनिक्स में देखने को मिलेंगे। ये टेबल में क्या होता है, पेशेंट को हम लोग लेटा दिए, पेशेंट को लेटाने के बाद जो है हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारा सिस्टम लगा होता है कि बेड को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, दाएं कर सकते हैं, बाएं कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्या है, एक जो है यहाँ पर क्लच लगा हुआ है जिसके माध्यम से हम लोग पैर से दबाएंगे तो ये जो है धीरे धीरे ऊपर होगा। ओके, तो ये है एग्जामिनेशन टेबल या फिर कोच, जहां पर डॉक्टर जो है इसको लेटा करके, पेशेंट को लेटा करके जो है चेक करता है। यह है इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, क्या है, अगर जो है हमें मान लेते हैं कि ईसीजी वाले मशीन है, उसको लेके जाना है ईसीजी करने के लिए पेशेंट को, या फिर जो है क्या कहते हैं मेडिसिन वगैरह है, या फिर किसी चीज का प्रोसीजर करना है, तो हमको जो है हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट को लेके जाने हैं, इस ट्रॉली में रख करके हम लोग लेके जाते हैं घसकाते हुए। नेक्स्ट होता है स्ट्रेचर एंड व्हीलचेयर, अगर पेशेंट चल नहीं पा रहा है, अगर पेशेंट जो है कहीं जाना है, कहीं दूसरे वार्ड में लेके जाना है, या फिर टेस्ट कराने के लिए लेके जाना है, और पेशेंट जो है मूव जो है चल नहीं सकता है, उसको बैठा करके या फिर लेटा करके जो है इसको लेकर के जाते हैं, इट इज द स्ट्रेचर या फिर व्हील चेयर। नेक्स्ट है ड्रेसिंग ट्रॉली, अगर पेशेंट को नहाना हो, बेड बाथ करवाना हो, तो ये लेके जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो सोप का जो वाटर होता है वो होता है, और नीचे जो डिस्कंटामिनेटेड जो वाटर होता है, कंटामिनेटेड वाटर, इसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, यहाँ पर जो भी सामान हो गया, शैम्पू हो गया, सर्फ हो गया, तौलिया हो गया, जो भी हो सकता है कपड़े उपड़े, वो सब यहाँ पे रखे होते हैं, और इसको जो है हम लोग घुमाते घुमाते लेके जाते हैं और फिर लेकर के आते हैं। ओके, अब हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिलता है, डेट इज द क्रेश कार्ड। क्रेश कार्ड क्या होता है, क्रेश कार्ड में बहुत सारे जो है खाना बने हुए देख सकते हो यहाँ पे। तो क्रेश कार्ड या फिर इसको इमरजेंसी ट्रॉली कहते हैं। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में है तो इस क्रेश कार्ड को दौड़ाते हुए लेके जाना होता है, और इसमें सारे मेडिसिन रखे होते हैं, सारे इमरजेंसी मेडिसिन रखे होते हैं, और जो इमरजेंसी के समय जो जो चीज जो है यूज किया जा सकता है, वो सारे चीज जो है यहीं पर सारे चीज रखे होते हैं। ओके, अगर इसको ले जाया गया तो यहां पर पेशेंट को फर्स्ट एड आराम से दिया जा सकता है और उसको बचाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, दैट इज द आईबी स्टैंड। यहाँ पर जो है एक स्टैंड है जहां पर हम लोग आईबी बोतल को जो है, ठीक है, आईबी फ्लूइड के बोतल को यहाँ पे लटकाते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग सेट करते हैं, उसके बाद जो हम लोग पानी चढ़ाते हैं कोई भी इंसान को। दैट इज द आईबी स्टैंड, जो कि जो है बोतल को लटकाने के लिए जो है मेनली रूप से यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिलता है, दैट इज द ऑपरेशन टेबल। अगर जो है तुम ओटी रूम में घुसोगे तो ये वाला बेड तुमको देखने को मिलेगा, जहां पर जो है तुम देख रहे हो कि यहाँ पर जो पेशेंट का हाथ होता है, यहाँ पर पेशेंट का हाथ होता है, पेशेंट के हाथ को बेल्ट से कस दिया जाता है, या फिर जो है पैर को यहाँ पर कस दिया जाता है। अगर जो है चाइल्ड बर्थ करवा रहे हो या फिर जो बेबी डिलीवर करवा रहे हो, तो यहाँ पर पैर को रख करके जो है लिथोटोमी पोजीशन होता है, जिसके माध्यम से जो है चाइल्ड को बर्थ करवाया जाता है। तो बहुत सारे पोजीशन होते हैं, हर एक पोजीशन में जो है यहाँ पर जो है करवाया जा सकता है, दैट इज द ऑपरेशन टेबल। ओके, नेक्स्ट है मायो स्टैंड। मायो स्टैंड जो है तुमको मोस्टली रूप से जो है ओटी में देखने को मिलेगा, ऑपरेशन थिएटर में देखने को मिलेंगे, जहां पर अगर जो है मान लेते हैं कि सर्जरी हो रहा है, या फिर जो है सुचर के जो भी मटेरियल्स है वो सभी जो है यहाँ पे रखे होते हैं, मीन्स वो जो है स्टेराइल होते हैं, या फिर अगर जो है पेशेंट के ऑर्गन को कट करके निकाला गया है तो वो सब जो है यहीं पे रखे जाते हैं। ओके, इट इज द मायो स्टैंड, और यहाँ से उठाने में आसानी पड़ता है, थोड़ा सा लंबा जैसा होता है, और ये बहुत ही जो है अच्छा होता है। नेक्स्ट है वार्ड कपबोर्ड। वार्ड कपबोर्ड क्या होता है, इसका यूज होता है मोस्टली रूप से लाइनिन को रखने के लिए या फिर सामान को रखने के लिए, वो भी वार्ड वगैरह में। नेक्स्ट है वेटिंग रूम सीटिंग। यहाँ पर तो तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ पर लोग आते हैं तो बैठते हैं, इंतजार करते हैं। ये है रिक्लाइनर चेयर। ये एक ऐसा चेयर है जिसको जो है हम लोग नीचे कर सकते हैं, जिसको हम लोग ऊपर कर सकते हैं। या तुम मेनली रूप से कहाँ देखे होगे, डेंटिस्ट के पास देखे होगे, लेकिन इसका जो है डायलिसिस में भी यूज किया जाता है, या फिर केमोथेरेपी वगैरह में जो है इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नर्सिंग स्टेशन टेबल। कोई बड़ा चीज नहीं है, नर्सिंग स्टेशन होता है जहां पर नर्सिंग इंचार्ज होते हैं या फिर नर्स लोग जाकर के बैठते हैं, दैट इज द नर्सिंग स्टेशन टेबल एंड चेयर। यह है साइड स्क्रीन। साइड स्क्रीन क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि किसी पेशेंट को कैथेटराइजेशन कर रहे हो, किसी पेशेंट को जो है हम लोग ईसीजी कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, कपड़े को उतारने पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके प्राइवेसी को ध्यान रखने के लिए वो शर्मा ना जाए या फिर जो है कुछ कंप्लेन ना कर दे, ताकि जो है उसका प्राइवेसी का भी जो है एक राइट होता है, तो उसके प्राइवेसी को रखने के लिए जो है हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, मोड़ मोड़ के उसको झांप सकते हैं, ताकि लोग जो है ताका झाकी ना करें।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑफिस टेबल एंड चेयर। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होता है, जो कि अच्छे से बना हुआ होता है चेयर वगैरह। इसको बताने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं दिखा रहा हूं एक बार। ये होता है फाइल कैबिनेट्स। इस तरह के कैबिनेट होते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पर सामान रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, जो भी चीज होता है, और यहाँ पर हर एक का की होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कंप्यूटर टेबल्स। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग तरीके के तुमको देखने को मिल जाएंगे। कोई जो है नॉर्मल टेबल पर भी रखता है, कोई जो है स्पेशल टेबल पर भी रखता है। और यहाँ पर हम लोग खड़ा होकर के भी काम कर सकते हैं, बैठ करके भी काम कर सकते हैं, किसी का टेस्ट रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। ये सभी काम के लिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये सभी जो है तुमको हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है मटेरियल यूज्ड। आखिर कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो कि यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो जहां हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे मेन रूप से देखने को मिलता है स्टेनलेस स्टील, जो कि बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, क्योंकि ये ड्यूरेबल होता है, रस्ट फ्री होता है, जंग नहीं लगता है, और ओटी और यहाँ पर प्रोसीजर्स एरिया में जो है बहुत ज्यादा मामले में इसको यूज करते हैं, और अच्छे से सफाई भी हो जाता है, स्मूथ भी होता है। माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, जैसे कि स्टील हो गया और थोड़ा बहुत जो है आयरन वगैरह हो गया। ये बेड के लिए, ट्रॉली के लिए, स्टैंड के लिए यूज किए जाते हैं। वुड का यूज करते हैं, लेमिनेट का यूज करते हैं फॉर ऑफिस एंड वेटिंग एरियाज के लिए। एबीएस एचडीपीई प्लास्टिक होता है, जो कि हल्का वेट का होता है, मजबूत होता है। तो लाइट वेट एंड वॉशेबल के लिए जो है एबीएस या फिर एचडीपीई प्लास्टिक का भी यूज किया जाता है। फिर है फोम एंड फैब्रिक, लेदर रेट मींस कसन एंड रिक्लाइनर के लिए, मींस गद्दा वद्दा के लिए जो है लेदर का यूज करते हैं, फैब्रिक का यूज करते हैं, क्योंकि जो है उसको आसानी से पोछा जा सकता है। ठीक है, अगर कपड़े का यूज करते हैं तो कपड़े क्या, अगर गंदा हो गया तो फिर उसको निकालो, फिर अच्छे तरीके से खींचो, साफ करो, तो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर मेहनत लगता है। लेकिन जो लेदर वगैरह होते हैं उसको हम लोग अच्छे तरीके से पोछा मार देंगे तो पूरा चमक जाता है, और वहां पर जो है डिसइंफेक्ट होने के चांस जो है बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट होता है एंटी माइक्रोबियल कोटेड सरफेस। वैसा सरफेस को हम लोग को बनाना है जहां पर जो है बैक्टीरिया वगैरह जो है छुप के ना रह सके। अगर जो है ऐसा सरफेस है जहां पर फ्रिक्शन है तो वहां पे घुस के आसानी से बैक्टीरिया रह सकता है, लेकिन स्मूथ सरफेस है तो वहां पे बैक्टीरिया छुप नहीं सकता है। दैट्स व्हाई दैट इज द एंटी माइक्रोबियल कोटेड सरफेस का यूज करते हैं, जो कि जो है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ओके, अब हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हॉस्पिटल फर्नीचर। अगर हम लोग बात करते हैं कि हॉस्पिटल फर्नीचर को जो है अच्छा हम लोग कब करेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक अच्छा कब माना जाएगा, तो सबसे पहले होता है कि इजी टू क्लीन, आसानी से क्लीन हो जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए, ड्यूरेबल हो, स्टेबल हो, रस्ट फ्री हो, जंग ना लगे, कोरोजन रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई केमिकल से जो है उसमें कोई फर्क ना पड़े, कंफर्टेबल हो पेशेंट के लिए, एग्रोनॉमिक डिजाइन हो, ऐसा डिजाइन हो कि हर एक पेशेंट जो उसमें फिट कर जाए, आसानी से उसको चला पाए, एडजस्टेबल हो, उसके जो है हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, लो मेंटेनेंस मांगे, उतना ज्यादा पैसा खर्च ना हो उसमें, एंड सेफ हो, नो शार्प एडजेस, मीन जो है वहां पर कोई भी जो है नुकीला ऐसे निकला हुआ ना हो, ताकि जो है खोंच लग जाए, खून बह जाए, इस तरीके की चीज जो है वहां पर नहीं देखने को मिलना चाहिए। ओके, तभी हम लोग मानेंगे कि ये जो है हॉस्पिटल फर्नीचर जो है अच्छा है और इसको जो है हॉस्पिटल में रखने लायक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर जब भी बात करेंगे मेंटेनेंस का, तो रेगुलर क्लीनिंग होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट के साथ। ठीक है, वहां पर जो है हमें क्लीनिंग करना चाहिए। बहुत सारे हॉस्पिटल में 2-2 घंटे 4-4 घंटे में भी जो है क्लीनिंग किया जाता है। लुब्रिकेशन ऑफ मैकेनिकल पार्ट, ठीक है, जो भी मैकेनिकल पार्ट है, जो कि मूवेबल पार्ट है, जहां पर ग्रीस रहता है, वहां पर हम लोग जो है लुब्रिकेशन देते रहना है। चेकिंग व्हील्स एंड ब्रेक, जो भी जो है व्हील चेयर वगैरह है उसमें जितने भी व्हील्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, उस सभी को चेकिंग करते रहना है। रिपेयर करवाना है और रिप्लेसमेंट करवाना है। टोन कसन का, अगर कोई कसन है जो कि गद्दे हैं जो कि अगर टोन हो गया है, फट गया है, टूट गया है, तो उसको जो है रिपेयर करवाना है या फिर रिप्लेसमेंट करवा देना है। फिर है रस्ट प्रिवेंशन, हमें जो है अगर कोई ऐसा वस्तु है जो कि जो है रस्टिंग हो रहा है या फिर रस्ट होने के चांस है, तो वहां पे पेंट करवा देने हैं या फिर उसको बदल देने हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी चेक्स फॉर मॉनिटराइज्ड बेड, ठीक है, तो ऐसे बेड जो कि जो है इलेक्ट्रिक के माध्यम से चल रहे होते हैं, उसको रिमोट के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक जा रहा होता है, तो हमेशा हमको बेड को चेक करते रहना है कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है अच्छे तरीके से हो, किसी तरीके का जो है कोई दुर्घटना ना हो जाए। ओके, तो ये सब चीज का जो है हमें ध्यान रखना होता है, जो कि बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल कंसिडरेशन, मीन जो है हमें जो है इन्फेक्शन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसके लिए क्या क्या चीज करने चाहिए। सबसे पहला है यूज ऑफ नॉन पोरस इजिली वाइपेबल मटेरियल। हमें ऐसे मटेरियल का यूज करना है जो कि नॉन पोरस हो, जहां पर छेद छेद ना हो, जहां पर जो है फ्रिक्शन ना हो, हमें जो है स्मूथ चाहिए, ताकि जो है जब हम लोग साफ करें तो पूरा बैक्टीरिया, पूरे जो है जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सभी जो है एक साथ साफ हो जाए। ओके, फ्रीक्वेंट डिसइंफेक्शन ऑफ हाई टच सरफेस, हमें जो है लगातार जो है डिसइंफेक्शन का यूज करना है, ताकि जो है जहां पर ज्यादा मात्रा में लोग आते हैं, टच करते हैं, तो वहां पर जो है इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है। यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील इन क्रिटिकल एरियाज, ओटी इन आईसीयू, चाहे वो ओटी हो, ऑपरेशन थिएटर्स हो, आईसीयू हो, वहां पर जो है मेनली रूप से स्टेनलेस स्टील का यूज करना है, क्योंकि ये बेहतरीन होता है। यहाँ पर ज्यादा देर तक जो है बैक्टीरिया नहीं रह पाते हैं, अगर साफ भी करना होता है तो तुरंत साफ हो जाते हैं।
ओके नेक्स्ट यहाँ पर होता है डैमेज्ड और रस्टेड फर्नीचर शुड बी रिप्लेस्ड। अगर कोई ऐसा फर्नीचर है जो कि डैमेज्ड हो गया है, रस्टेड हो गया है, वहां पर जंग लग गए, तो उसको रिप्लेस कर देना ही बहुत ही अच्छा माना जाता है। यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल कोटिंग वेयर नीडेड, जहां पर ऐसी जगह है जहां पर इंफेक्शन होने के चांस ज्यादा है, वहां पर जो है हमेशा एंटी माइक्रोबियल कोटिंग का ही जो है चीजें को यूज करना है। अगर नहीं है तो वहां पे करवा देना है, ताकि जो है उसको अच्छे तरीके से जो है साफ सफाई रखा जा सके और बहुत अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट किया जा सके। ओके तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा बहुत सारे इक्विपमेंट के बारे में, बहुत सारे मशीन्स के बारे में, बहुत सारे लाइनेंस के बारे में, जिसका यूज जो है हॉस्पिटल में किया जाता है और इसके माध्यम से जो है बहुत ही आसानी से जो है पेशेंट को केयर दिया जाता है। ओके तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, उस सभी को नीचे कमेंट डाउन करना और कमेंट डाउन जरूर करना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इतने लंबे लंबे वीडियोस बनाने के लिए। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने वैसे दोस्त को जिसको इसका जरूरत है, और जो नहीं पढ़ रहा उसको भेजो और पढ़ने के लिए बोलो, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके थैंक यू।